हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनूप कुशवाहा। तो प्रभात बैच मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि यूनिट के अंदर मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनकी कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से उनके फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ये सारे पॉइंट्स के बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम लोग डायमेंशन पोर्शन को डिस्कस करेंगे। बट पिछली क्लास का जो डेराइव्ड क्वांटिटी यानी कि जो व्युत्पन्न राशियों का टॉपिक बचा है, वो टॉपिक को साथ में लेते हुए ही हम डायमेंशन को पूरा कवर करेंगे, तो उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। इसी के साथ में डेराइव्ड क्वांटिटी डिस्कस करते हुए हम डायमेंशन को डिस्कस करेंगे और कोशिश होगी कि डायमेंशन का मैक्सिमम थियरी का पार्ट आज कवर हो जाए, क्योंकि कल हम चाह रहे हैं इस यूनिट और डायमेंशन के ऊपर कल न्यूमेरिकल का हमारा लेक्चर हो जाए। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो आप एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्लास को स्टार्ट किया जाए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ रहे हैं पूरे जोश और होश के साथ में, पूरे जोश और जुनून और एनर्जी के साथ लगे होंगे। ठीक है, अल्टीमेटली आपके बैच की एक बहुत ही जोरदार, एक बहुत ही सही दिशा में, एक सही एनर्जी और मोमेंटम के साथ शुरुआत हो गई है। तो बस एक ही बात बार बार जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाला हूं कि सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर जितना पढ़ाया गया है उसको डेली अच्छे तरीके से फाइनलाइज करने की अपनी जो रूटीन है या कंसिस्टेंसी है उसको आप बस मेंटेन करिएगा। ठीक है ना। आपके लिए सबसे ये बहुत छोटी बात लगती है लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है। डेली का जितना भी टॉपिक पढ़ाया जाए उसको अगर आप बुक वगैरह से भी पढ़ रहे हैं या कहीं प्रैक्टिस भी करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, वो टॉपिक को उसी दिन आप क्लियर करिए, उसी दिन उसका नोट्स बनना चाहिए, उसी दिन आपका वो लेक्चर पूरा वीडियो लेक्चर आप यहाँ पर जो लाइव क्लास है या रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको आप पूरा देखिए और उसी दिन आप उसके जो भी डाउट्स वगैरह हैं उसको आप क्लियर करिए। ये अपने आप को एक चैलेंज दीजिए। अभी ये छोटा लगेगा लेकिन अगले 3-4 दिन के बाद में ये चैलेंज आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि पीछे के भी टॉपिक वो ऐड होते जाएंगे। ठीक है, चलिए। नहीं नहीं नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर और मेजरमेंट और परसेंटेज एरर ये सारे टॉपिक सिलेबस में नहीं मेंशन है। ठीक है ना। अगर इस तरह से देखा जाए तो फिर तो हमें पूरा मैकेनिक्स ही पढ़ना चाहिए, है ना। तो अभी हमें क्या है, थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होकर के और बहुत ही रिजिड होकर के अपने सिलेबस से स्टिक होकर के ही डिस्कस करना होगा, नहीं तो ये फिर बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, है ना। ये जैसे यूनिट और डायमेंशन हम पढ़ते हैं तो इसके बाद इसमें बहुत सारी और चीजें आ गई, जैसे कि राउंड ऑफ करने का रूल क्या होता है, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे तो बहुत सारी हैं जो हमने और बैचेज में पढ़ा रखी हैं, बट इस बैच में हमारा फोकस एलटी ग्रेड का सिलेबस है, तो हम एलटी ग्रेड के सिलेबस से स्टिक रहेंगे, इसलिए मैं अपने पास हमेशा सिलेबस को रखता हूं। ठीक है ना। सॉरी, ये आपका जो सिलेबस है ये हमेशा साथ में रहता है और इस सिलेबस के हिसाब से ही हम चलेंगे, बिल्कुल भी इस रास्ते से नहीं भटकेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन के बाद वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, यानी ये टॉपिक कवर करने के बाद सीधा हम वेक्टर टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि ये पढ़ाने से कोई प्रॉब्लम हमें है, हम पढ़ाने को तो पढ़ा ही सकते हैं, हमने बाकी बैचेज में पढ़ा भी रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि आपका सिलेबस जो है फिर वो खतरे में आ जाएगा, और हम चाह रहे हैं कि जो आपका सिलेबस है पहले हम उसको प्रायोरिटी दें। यहाँ बहुत ज्यादा ज्ञान और नॉलेज से मतलब नहीं है, मतलब है हमारा सिलेबस, हमारा एग्जाम, हमारा जो ड्यूरेशन है उसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए बाकी फिर देखा जाएगा जो भी आगे है। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए डायमेंशन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छा मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम डायमेंशनली चेक करके बता सकते हैं उसका आंसर। कोई फार्मूला कई बार हमें होता है कि ऑप्शन हम डायमेंशन के बेसिस पर ही बता देते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करेंगे, यानी व्युत्पन्न राशियों की बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने मूल राशियों की बात करी थी, तो हम यहाँ पर 4 कॉलम बनाते हैं। ये 4 जो कॉलम बनाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियों का फार्मूला, उनका मात्रक और उनका बीमीय सूत्र। व्युत्पन्न राशियों का फार्मूला, उनका मात्रक और उनका बीमीय सूत्र। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे व्युत्पन्न राशियां, यानी डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज व्युत्पन्न राशियां। और यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा इन व्युत्पन्न राशियों का फार्मूला,
व्युत्पन्न राशियों का फार्मूला। यहां पर क्या होगा, उसका मात्रक। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। डिराइव्ड यूनिट, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी थी तो उनके यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट बोलते थे, वैसे ही डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को हम डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। और यहां पर हम इसका लिखेंगे क्या, डायमेंशन, या कह लीजिए डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। अब देखिए, डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूले को लिखने से पहले हमें थोड़ा ये डिस्कस करना पड़ेगा। पहले हम ये डिस्कस कर लें कि ये फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन का क्या मतलब हुआ। किसी भी भौतिक राशि के डायमेंशन का क्या मतलब है, ये डायमेंशनल एनालिसिस क्या चीज है ये, इसको हम बोलते हैं विमीय विश्लेषण। इसको बोलते हैं विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए कि आप जब कहते हैं कि हमें बात करनी है किसकी, हमें बात करनी है घनत्व की, तो घनत्व का एक फार्मूला होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का हो गया मान लीजिए मीटर क्यूब। तो अगर हम आपसे पूछे घनत्व नाम की जो भौतिक राशि है उसका मात्रक क्या है, तो आप बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर क्यूब। लेकिन कोई ये भी बोल सकता है किलोग्राम की जगह पर ग्राम ले लें और मीटर की जगह पर सेंटीमीटर, तो ग्राम अपान सेंटीमीटर क्यूब। और कोई किलोग्राम और ग्राम की जगह पर मिलीग्राम ले लें और मीटर सेंटीमीटर की जगह पर मिलीमीटर ले ले, तो वो कुछ इस तरह से बता सकता है। यानी एक ही भौतिक राशि के एक से ज्यादा मात्रक पॉसिबल हैं। यानी किसी भौतिक राशि का मात्रक यूनिक नहीं होता है। किसी भौतिक राशि का मात्रक यूनिक नहीं होता है, एक से ज्यादा मात्रक पॉसिबल हैं। लेकिन चाहे आप ये मात्रक लिखिए, चाहे ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, इस भौतिक राशि का जब आप विमीय सूत्र लिखते हैं तो विमीय सूत्र में हमेशा ये दिखाया जाता है कि कौन कौन सी भौतिक राशियां इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। जैसे द्रव्यमान एक बार है, और ये लंबाई मीटर क्यूब का मतलब क्या, आयतन का मतलब क्या मीटर क्यूब, और मीटर का मतलब हुआ लंबाई। तो आप ये बोलेंगे द्रव्यमान के लिए यहां पर ये m लिखेंगे, और ये जो लंबाई वाला टर्म है वो 3 बार यहां पर इन्वॉल्व है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। तो आप लिखते हैं ml पावर माइनस में 3। मतलब इस चीज से आपको ये समझ आता है साफ साफ देख करके कि डेंसिटी या घनत्व के अंदर द्रव्यमान या मास एक बार इन्वॉल्व है और लंबाई 3 बार इन्वॉल्व है, और माइनस से पता चल रहा है कि अपान में है। माइनस से पता चल रहा है कि अपान में। अब चाहे आप मात्रक ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, विमीय सूत्र हमेशा यही आएगा। तो किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र जो होता है वो एक ही विमीय सूत्र पॉसिबल होता है, ठीक है ना, यूनिक होता है। एक भौतिक राशि का केवल एक विमीय सूत्र होता है। तो ये बात यहां से हमें समझ आती है, किसी भी भौतिक राशि को एक्सप्रेस करने का एक आसान तरीका है, जिससे हमें क्लियरली समझ में आता है कि इस भौतिक राशि के अंदर ये फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं और कितनी। और ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा जाता है इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला या विमीय सूत्र। लेकिन इसमें जो m की पावर है l के पावर में है, इसको डायमेंशन बोलते हैं। जैसे मास का डायमेंशन प्लस में 1, लेंथ का डायमेंशन माइनस में 3, इनको हम डायमेंशन या वीमा बोलते हैं। और इस पूरे पार्ट को जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया इसको डायमेंशनल फार्मूला या विमीय सूत्र बोलते हैं। हालांकि नॉर्मली बुक्स में भी और हम लोग बोलचाल में भी ऐसी बातचीत होती है कि है, तो हम इसको सिंपली डायमेंशन ही बोलते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, डायमेंशन इन पावर्स को बोलते हैं। जैसे द्रव्यमान की विमा 1, लंबाई की विमा -3, लेकिन घनत्व का विमीय सूत्र ml-3, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का यही मतलब है, किसी भी भौतिक राशि को हम इजिली उसके डायमेंशन को देखकर समझ जाते हैं कि उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जैसे हम मान लीजिए एग्जांपल कोई भौतिक राशि है और उस भौतिक राशि के विमीय सूत्र को हम लिख रहे हैं। हमने लिखा यहाँ पर क्या, m पावर a, l पावर b और t पावर c। अगर हमने ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि ये क्या है, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला या विमीय सूत्र, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला या फिर विमीय सूत्र आप इसको बोलेंगे। और इसमें अब और क्या बोलेंगे, ये m का पावर a, l का पावर b, t का पावर c, तो आप बोलेंगे डायमेंशन ऑफ, इस x में डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ मास, उसके बाद लेंथ,
और उसके बाद ये क्या है लास्ट में, टाइम। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोलते हैं, मास के डायमेंशन को, यहां पर मास का डायमेंशन कितना a है, लेंथ का डायमेंशन b है और टाइम का डायमेंशन c है। तो ये हुआ डायमेंशन और ये हुआ डायमेंशनल फार्मूला। अगर कहीं ऐसे लिखा जाए, अगर कहीं लिखा जाए कि m पावर a l पावर b t पावर c इज इक्वल टू, यहां पर कुछ और लिखा जाए, जैसे m पावर लिखा जाए a2, यहाँ पर a1 b1 और c1, यहाँ पर लिखा जाए m पावर a2 l पावर b2 l पावर b2 और t पावर c2। तो अगर आप देखें ध्यान से तो ये एक तरह का इक्वेशन है, बीच में इक्वल का सिंबल है, बीच में इक्वल का सिंबल है और इधर डायमेंशन फार्मूला, इधर डायमेंशन फार्मूला, तो ये कुल मिला के एक इक्वेशन हुआ। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, इसको बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है ना, बीमीय समीकरण, समीकरण अगर कोई ऐसा हो जिसमें वीमा लिखा हो तो उसको हम बीमीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जितनी हमारे पास मूल राशियां हैं, जितनी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज का हमें डायमेंशन याद करना चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन, हमें डायमेंशन का जो सिंबल है वो हमें याद रखना चाहिए। तो हम यहां पर लिस्ट बना करके पहले ये लिख देते हैं, जैसे हमने कहा ये है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, इधर है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इधर हमारी क्या है, ये है उसके डायमेंशंस। ठीक है ना, मूल राशियों की विमीय सूत्र या डायमेंशन फार्मूला कह लीजिए, डायमेंशन भी बोल सकते हैं। तो जैसे आपको पता है लेंथ है यानी लंबाई है, तो इसका विमीय सूत्र होता है कैपिटल एल। मास है तो मास का विमीय सूत्र, मतलब मास यानी द्रव्यमान कहीं पर आ गया तो हम कैपिटल एम लिखेंगे। लंबाई द्रव्यमान के बाद समय आता है यानी टाइम, तो टाइम का विमीय सूत्र क्या लिखते हैं, ये कैपिटल टी लिखेंगे। लंबाई द्रव्यमान समय के बाद में, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए क्या लिखेंगे, देखिए टेम्परेचर के लिए दो डायमेंशन यूज होते हैं। टेम्परेचर का यूनिट होता है, तापमान का जो मूल मात्रक है वो केल्विन होता है, तो कैपिटल के लिखते हैं, या फिर इसके लिए सिंबल थीटा भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो यहां पर कैपिटल ए इसका विमीय सूत्र है। पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना, पहले ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिखते हैं यानी ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता, इसका विमीय सूत्र होता है क्या, इसका विमीय सूत्र होता है कैंडिला यानी सी डी लिखा जाता है। और लास्ट में है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, इसका होता है मोल, इसका मात्रक मोल, इसका विमीय सूत्र MOL। ठीक, अब आप यहां पर ध्यान से देखिए कि L M और T, जो लेंथ L से स्टार्ट हुआ, जो मास M से स्टार्ट हुआ, जो टाइम T से स्टार्ट हुआ, उसके हिसाब से ये लिखा हुआ है। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में K आ गया है, मतलब जो इसका मात्रक है वो इसका विमीय सूत्र बन गया। यहां पर जो इसका पहला टर्म है वो इसका विमीय सूत्र दिख रहा है, जो इसके मात्रक है वो इसका विमीय सूत्र है, और लास्ट में भी वही चीज है। तो ये याद करने के लिए आप इसको ऐसे देख सकते हैं। अब अगर आपको इन मूल राशियों का मात्रक पता है और इनका विमीय सूत्र पता है, तो आप किसी भी व्युत्पन्न राशि का मात्रक और उनका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको दिखाया था कि मूल राशियां 7 हैं, उनके मात्रक, मूल मात्रक आपने देखे, जैसे मीटर और इसके बाद किलोग्राम, उसके बाद सेकंड। तो अगर मूल राशियों के मात्रक पता है और आपको उसका विमीय सूत्र पता है, तो आप व्युत्पन्न राशियों के मात्रक और उसके विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। अब हम यही करने जा रहे हैं, इन व्युत्पन्न राशियों के मात्रक और विमीय सूत्र निकालने जा रहे हैं। तो व्युत्पन्न राशियों में सबसे पहला आप केस ले लीजिए, हम बारी बारी से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई भौतिक राशि जिसका आप विमीय सूत्र चाहते हैं तो आप नाम बता दीजिए, हम उसको भी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की। यहां पर ये बताइए, ये जो फार्मूला लिखेंगे इसको इंग्लिश से ही काम चल जाएगा या इसका हिंदी लिख दे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल उसमें टर्म के ऊपर जो पावर्स होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, उसको हम डायमेंशन बोलते हैं। तो ये डिफिनीशन यहाँ जरूरत है नहीं हमें, प्री में, मेंस में आएंगे तो ये सब डिफिनीशन के तरीके से बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए इंग्लिश में चल जाएगा तो बढ़िया है। बिल्कुल कोई स्लाइड नहीं पढ़ाया अभी, ये पहला ही चल रहा है, मतलब बस ये दो बातें हमने लिखी हैं, डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला का डिफरेंस आपको बता दिया है। मूल राशियों की हमने बीमा यहाँ पर लिख दिया, चलिए इसको लिख दीजिए डायमेंशनल फार्मूला।
अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। व्युत्पन्न राशियों का फार्मूला, उनका मात्रक, उनका बीमी सूत्र, सब कुछ यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एरिया यानी कि क्षेत्रफल से। तो एरिया होता है, किसी भी चीज का एरिया लिखेंगे तो अलग अलग फार्मूला आएगा हर एक शेप का। जैसे आपको पता है आयत के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग के लिए भुजा का स्क्वायर, त्रिभुज के लिए अगर समकोण त्रिभुज होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो अलग अलग शेप अगर है तो उसके एरिया का फार्मूला अलग अलग होता है। लेकिन हर बार आप एक चीज जरूर नोटिस, जैसे सर्किल का ही देख लीजिए, अगर वृत्त की आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। किसी भी चीज का आप एरिया का फार्मूला देख लीजिए, हर चीज के एरिया के फार्मूले में आपको एक चीज जरूर दिखेगा, और वो चीज क्या है कि लंबाई का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा। लंबाई का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये बात कंफर्म है, क्योंकि एरिया बनता ही है लेंथ के 2 बार मिलाने से। लेंथ के 2 बार मिलने से लंबाई और चौड़ाई को मिला करके पूरा एरिया बनता है। अब वो अलग बात है कि वो लंबाई और चौड़ाई का मान इक्वल है, डिफरेंट है। तो एरिया ऑफ हम रेक्टेंगल के नजर से यहां पर बात करेंगे तो लंबाई गुणे में ये चौड़ाई हो जाएगा एल इंटू में बी, एल इंटू में बी। एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम कहते हैं मूल राशियों में, यहाँ पर पहला मूल राशि हमारा क्या है, पहली मूल राशि का नाम लंबाई है। लेकिन ये लंबाई से कहने के लिए लंबाई है, ये लंबाई के अंदर इसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं। जैसे लंबाई का मतलब ये नहीं कि जो कमरे में जो बड़ा हिस्सा है ये यही लंबाई है और इसको तो चौड़ाई बोलते हैं। भाई हम जनरल सेंस में लंबाई वर्ड यूज कर रहे हैं, तो हर वो चीज जो मीटर में, मतलब हर वो चीज जो लेंथ को मेजर कर रही ना, मतलब एक तरह से शब्द वही आ रहा है, हर वो चीज जो लंबाई को मेजर कर रही वो लंबाई है। वो चाहे चौड़ाई है तो भी लंबाई है, वो ऊंचाई है तो भी लंबाई है, वो गहराई है तब भी लंबाई है, वो त्रिज्या है तब भी लंबाई हो, व्यास है तो भी लंबाई है, चाप की लंबाई है तभी लंबाई है ना। तो हर तरह से लंबाई का यहाँ पर अलग अलग जो नाम होता है वो सब यहाँ पर आता है। तो चौड़ाई भी एक तरह का लंबाई ही होता है, और लंबाई तो लंबाई है ही। इसका मात्रक निकालेंगे, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। एमकेएस सिस्टम में अगर बात करें तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। वीमी सूत्र की बात करेंगे तो वीमी सूत्र आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और इसके मात्रक से भी निकाल सकते हैं। कैसे भाई, मात्रक में हमें साफ दिख रहा है, मीटर लिखा है, मीटर का पावर 2। मीटर का मतलब तो लंबाई ही रही होगी, ये द्रव्यमान तो नहीं है, ये मास तो नहीं है ना, ये ना तो मास है, ना तो टाइम है, ना तो टेम्परेचर, ये तो लेंथ ही है। तो अगर लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल होता है, तो एल पावर 2 हो जाएगा। और यहां से भी अगर आप देखेंगे ये लंबाई है, ये लंबाई है, तो पहले वाली जो लंबाई है उसका वीमी सूत्र एल होगा, दूसरी वाली जो लंबाई है उसका भी एल होगा। तो एल इंटू एल करने पर क्या आएगा, एल पावर 2 आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए मैकेनिक्स में क्या होता है, मैकेनिक्स के अंदर 3 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इसीलिए जनरली हम मैकेनिक्स की जो राशियां होती हैं उनका जब हम वीमी सूत्र निकालते हो तो उसमें एम, एल और टी के फॉर्म में लिखते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, एम नहीं है तो एम पावर 0, एल तो है ही एल पावर 2, टी नहीं है तो टी पावर 0, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। दोनों चीजें सेम है, बस आपको बता रहे हैं कि ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि एम, एल और टी हम तीनों को, इन तीनों को मानते हैं कि ये क्या है, मैकेनिक्स की मूल राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो हम सबके वीमी सूत्र में अगर वो नहीं भी है तो पावर 0 करके लिख देते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरा, अब हम बात करते हैं आयतन की। जिनका मीडियम हिंदी है, अगर बहुत परेशानी हो रही है तो आप एक काम करिए, हम बोलते चल रहे हैं, इनका हिंदी लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा आयतन यानी कि वॉल्यूम। अब वॉल्यूम अगर हम देखें तो क्यूब का अलग है, क्यूबॉइड का अलग है और बाकी स्फीयर का अलग है। तो हम यहाँ पर क्यूबॉइड के हिसाब से, यानी घनाभ जो माचिस की डिब्बी है उसके हिसाब से लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो एल इंटू बी इंटू एच अगर करेंगे तो ये आएगा, लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में और ऊंचाई भी मीटर में, तो कुल मिला के मीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। वीमी सूत्र आप समझ सकते हैं, लंबाई के लिए एल, चौड़ाई के लिए एल और ऊंचाई के लिए एल, कुल मिला के क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको एल पावर 3। एल पावर 3 को हम लिखेंगे m0 और एल पावर 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये t0 हो जाएगा। ठीक है, जिनको बिल्कुल भी ये टॉपिक नहीं समझ में आया है कभी आज तक, उनको भी समझ आ जाएगा। जिनको ये आता है और बहुत आसान लगता है, थोड़ा सा उनको पेशेंस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, घनत्व यानी कि डेंसिटी की बात करेंगे। तो डेंसिटी यानी घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे में आयतन, यानी मास अपान में वॉल्यूम, मास अपान में वॉल्यूम। अब देखिए मास की अगर बात करें, मास यानी द्रव्यमान, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, और वॉल्यूम का अभी अभी जस्ट निकाला है वो अब याद कर लीजिए। आयतन का अभी अभी जस्ट निकाला है मीटर क्यूब, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हो गया घनत्व का मात्रक। और इसके वीमी सूत्र की अगर बात करें, वीमी सूत्र की अगर बात करें तो वीमी सूत्र आप चाहे यहां से निकालिए चाहे यहां से निकालिए। अब यहीं से देख लेते हैं, किलोग्राम लिखा है इसका मतलब द्रव्यमान था, किलोग्राम लिखा है तो इसका मतलब क्या था, ये द्रव्यमान था, यानी एम लिखा जाएगा। और मीटर क्यूब, मीटर मतलब लंबाई थी और क्यूब है तो क्यूब लगा दीजिए, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, एम एल माइनस 3,
तो आप क्या लिखेंगे ml-3, t अगर लिखना है तो t पावर 0 लिख दीजिए। देखिए जो m लिखा है, इस m का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, 0 नहीं होता है। m का पावर क्या है यहाँ पर 1, और जो प्रेजेंट ही नहीं है उसको हम t पावर 0 करके लिखेंगे। अब ये जो भौतिक राशियां हम लिख रहे हैं, ये कौन सी भौतिक राशियां हैं? ये व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। हमने कल ही डिफाइन किया था कि मूल राशियां मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, इंडिपेंडेंट हो, और व्युत्पन्न राशियां मतलब वो राशियां जो डिपेंडेंट होती हैं किसके ऊपर? मूल राशियों और पूरक राशियों के ऊपर। तो आप देखिए, क्या ये राशियां अपने आप में कंप्लीट है? अगर हमें कभी क्षेत्रफल को डिफाइन करना है तो हमें लंबाई को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर हमें कभी आयतन को डिफाइन करना है तो हमें लंबाई को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। घनत्व को अगर डिफाइन करना है तो घनत्व अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उसमें द्रव्यमान और आयतन, आयतन का मतलब ये भी क्या है? एक तरह की व्युत्पन्न राशि ही है, तो आयतन के अंदर भी क्या है? लंबाई। तो कुल मिला के आप देखिए, ये आपका जो व्युत्पन्न राशि है वो इस मूल राशि और इस व्युत्पन्न राशि के ऊपर निर्भर करती है। तो व्युत्पन्न राशि वही होती है जो अपने आप में पूरी नहीं होती। द्रव्यमान अपने आप में पूरा है, लंबाई अपने आप में पूरा है, समय अपने आप में पूरा है। तो जो 7 मूल राशियां हैं वो अपने आप में कंप्लीट है, उनको किसी और के जरूरत नहीं है डिफाइन करने के लिए। लेकिन जो बाकी और राशियां हैं, 7 मूल और 2 पूरक राशियों के अलावा, वो सब डिपेंडेंट हैं। ये सभी राशियां अपने आप में कंप्लीट नहीं है। देखिए, हम मूल राशियों के ऊपर जाके ही डिपेंड हो रहे हैं, है ना, मूल और व्युत्पन्न के ऊपर ही जाके डिपेंड हो रहे हैं। तो अगला आपका देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है जैसे कि स्पीड। जैसे कि स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? यानी चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, यानी डिस्टेंस अपान में टाइम। ऐसे हम 20-25 भौतिक राशियों का आपको निकाल के दिखाएंगे और उससे बहुत सारा जो कंक्लूजन भी निकलेगा उसको भी हम एनालाइज कर लेंगे, फिर हम इसके एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे। तो स्पीड की अगर बात करें यानी चाल की बात करें तो दूरी बटे में समय, समय यानी कि टाइम यहाँ पर लिखेंगे, और इसका आप लिखेंगे अगर मात्रक तो ये देखिए डिस्टेंस मीटर में, समय सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बीमी सूत्र की बात करें तो लंबाई के लिए एल लिखेंगे और समय के लिए टी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल एल और अपान में टी। हमेशा इसको बड़े बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो एल टी -1 आएगा। अब हम इसको यहीं पर लिख रहे हैं, बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप m पावर 0 ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड के बाद अगर हम मान लीजिए वेलोसिटी की बात करें, स्पीड के बाद हम वेलोसिटी यानी वेग की बात करें तो वेग का फार्मूला होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय, यानी डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम। अब आप बताइए, आपको ये बात पता है कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है ना। हालांकि हमें आगे पढ़ना चाहिए लेकिन अगर ये टॉपिक आएगा, बट आपको ऐसे पता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय और वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अंतर दोनों में सिर्फ इतना है कि चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और वेग के परिमाण को ही चाल कह रहे हैं। यानी चाल और वेग में खाली दिशा का डिफरेंस आ रहा है। तो उस अदिश राशि या सदिश राशि के हिसाब से, वैसे तो अगर हम देखें तो ये एक अदिश राशि है और ये एक सदिश राशि है, लेकिन दोनों के फार्मूले में वही है ना, दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय। ये भी एक तरह की दूरी ही है, बस दिशा के साथ है तो इसको विस्थापन बोल रहे हैं। तो आप अगर देखिए, चाहे आप डिस्टेंस लिखिए यानी अदिश राशि लिखिए, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट यानी सदिश राशि लिखिए, यहां पर भी अगर डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की दूरी ही है तो मीटर में आएगा और समय सेकंड में आएगा, तो वीमी सूत्र भी क्या आएगा? वीमी सूत्र भी LT -1 आएगा। इसका कंक्लूजन समझिए, इसका कंक्लूजन ये है कि भौतिक राशि अदिश है या सदिश है, बीमा का उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। जो बीमी सूत्र होता है उसका अदिश या सदिश से कोई लेना देना नहीं होता। अगर ये लंबाई है, ये लंबाई है, तो बीमी सूत्र भी वही आएगा, ठीक है। इससे एक चीज और भी समझ में आता है कि अलग अलग तरह की भौतिक राशियों का एक ही बीमी सूत्र हो सकता है। एक भौतिक राशि का तो एक बीमी सूत्र होगा, लेकिन एक बीमी सूत्र केवल एक ही भौतिक राशि का होगा, ये नहीं, बात समझिएगा। एक भौतिक राशि का केवल एक ही यूनिक बीमी सूत्र होता है, लेकिन इसका रिवर्स बिल्कुल सही नहीं है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि LT-1 ये, अगर हम आपसे कहें कि चाल की बीमी सूत्र बताइए, क्या इसके अलावा कोई और हो सकता है? नहीं हो सकता। एक भौतिक राशि का एक ही बीमी सूत्र होगा, लेकिन क्या ये बीमी सूत्र खाली चाल का ही होगा? तो ये सही नहीं है। ये भौतिक राशि किसी और भी ये बीमी सूत्र किसी और भी भौतिक राशि को प्रदर्शित कर सकता है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है ना। एक ही भौतिक राशि, एक ही बीमी सूत्र कई अलग अलग भौतिक राशियों को व्यक्त कर सकता है, लेकिन एक भौतिक राशि का एक ही बीमी सूत्र होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। छठा पॉइंट हमारा क्या है? छठा पॉइंट हमारा है चाल और वेग के बाद में आता है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी में परिवर्तन बटे में समय अंतराल, यानी चेंज इन वेलोसिटी। अब ध्यान से देखिएगा, चेंज इन वेलोसिटी, ये टर्म हम आगे अभी अलग से आपको दिखाएंगे। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपान में टाइम। अगर आप कह रहे हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, पहले वेलोसिटी का आप मात्रक लिखिए, चेंज इन वेलोसिटी का मात्रक क्या होगा?
भाई वेग का मात्रक वेलोसिटी या वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, तो वेग में परिवर्तन का मात्रक क्या होगा? सिंपल बात, अगर वेग में परिवर्तन है मतलब दो वेगों का डिफरेंस है, दो वेलोसिटीज का डिफरेंस है। अगर पहला भी वेलोसिटी है दूसरा भी वेलोसिटी है और डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस करने के बाद जो आएगा वो भी क्या होगा? वेलोसिटी होगा। 5 मीटर पर सेकेंड में से 3 मीटर पर सेकेंड को माइनस करने पर 2 मीटर पर सेकेंड ही आता है। ऐसा नहीं कि 5 मीटर पर सेकेंड में से 2 मीटर पर सेकेंड को माइनस करने पर 3 किलोग्राम नहीं आएगा, मतलब भौतिक राशि का नेचर नहीं बदलता है। तो इसलिए अगर वेग का बीमी सूत्र या मात्रक आपको पता है तो वेग में परिवर्तन का भी वही होगा, क्योंकि वो सेम तरह की दो भौतिक राशियों का अंतर कर रहे हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू में फर्क आएगा, बिहेवियर या नेचर में फर्क नहीं आएगा। वेलोसिटी का डिफरेंस भी एक तरह की वेलोसिटी ही है, तो यहाँ पर ये क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड, और अपान में टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड। और जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? जिसका कोई नहीं होता उसका, जिसके अपान में कुछ नहीं होता उसके अपान में 1 होता है। और ये जो 1 वाला पार्ट है ये इसको रिवर्स करके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो मीटर पर सेकेंड में 1/सेकेंड का मल्टीप्लाई करिए, मीटर पर सेकेंड में 1/सेकेंड का मल्टीप्लाई करिए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहां पर ये आएगा आपका, अगर हम बीमी सूत्र निकालें तो मीटर यानी एल, और ये सेकेंड पावर 2 यानी टी पावर 2 जो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? एल टी माइनस में 2। ये हो जाएगा आपका त्वरण का बीमी सूत्र। ठीक है, त्वरण का बीमी सूत्र। ठीक है, चलिए हम हिंदी बीच बीच में बोलते रहेंगे, जो टर्म मुश्किल लगता होगा आप अपने रफ कॉपी में या जहां भी आप लिख रहे हैं तो उसके नीचे आप लिख सकते हैं। ठीक है, और जहां बहुत जरूरी होगा हम लिख भी देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये व्युत्पन्न राशि यहां पर, ये उसका फार्मूला होगा, यहां पर उसका मात्रक होगा और यहां पर बीमी सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, अभी तक हमने जिसके बारे में बात किया वो क्या था? वो था हमारा त्वरण। त्वरण तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं कैसे ये कनेक्ट होगा सब। क्या हो गया? ये हैंग हो गया, अभी आपको वेट करना पड़ेगा 1 मिनट। हाँ, ये कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है कि ये हैंग हो जाता है, तो फिर 1 मिनट आपका लॉस करता है। ये रिदम तो ये पूरा ब्रेक ही कर देता है। आपका ये जो बैच है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये प्रभात बैच को हमने 2 पार्ट में इसको अवेलेबल करा दिया है। जिन्होंने प्री प्लस मेंस बैच ज्वाइन किया है उनका बैच है प्रभात बैच 2.0। जो लोग सिर्फ प्री का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बैच अवेलेबल हो चुका है, उस बैच का नाम होगा प्रभात बैच 1.0। ओनली प्री वाले बैच प्रभात बैच 1.0, ओनली मेंस का बैच प्रभात बैच 2.0। जिनका ओनली प्री होगा यानी प्रभात बैच 1.0 होगा, वो प्री तक एज इट इज सेम लेक्चर को दोनों बैच के अंदर लाइव होगा, सेम टाइम पर सब कुछ होगा, ये पूरा चलेगा। और जैसे ये प्री का सिलेबस खत्म हो जाएगा तो जिनका प्रभात बैच 1.0 है फिर उनकी बैच वहीं पर खत्म हो जाएगी। जिनका प्रभात बैच 2.0 यानी कि प्री प्लस मेंस वाली बैच है वो फिर आगे भी कंटिन्यू होगी मेंस की बैच में। ठीक है ना, जब मेंस की बैच जो है उसमें भी आप लोग उसमें कंटिन्यू करेंगे। चलिए, ठीक है, तो हमने 6 फार्मूले शायद पीछे पढ़े थे ना, 6, तो ये 7वां देखिए, 6 फार्मूले पीछे पढ़े थे, तो ये 7वां हमारा है फोर्स यानी कि बल। तो बल का फार्मूला न्यूटन का जो दूसरा नियम है उसके हिसाब से आपको पता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन, यानी F बराबर m इंटू ए। तो हम लिख देते हैं मास इंटू में एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणे में त्वरण। अगर आप यहां से इसका बीमी सूत्र या मात्रक निकालें तो ये द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम होगा, और त्वरण का मात्रक आपने अभी अभी निकाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। और अगर आप इसका बीमी सूत्र निकालेंगे तो खाली इस न्यूटन को देख करके तो नहीं लिख सकते बीमी सूत्र। अगर आप मात्रक से बीमी सूत्र लिखना है तो न्यूटन को देखकर नहीं लिख पाएंगे, आपको ये देखना पड़ेगा जिसमें मूल राशियां दिखाई दे, द्रव्यमान है और दूरी है और ये समय है,
मूल राशियां जब दिखेंगे तब तो बीमी सूत्र बनेगा, क्योंकि बीमी सूत्र जो होता है वो मूल राशियों के आधार पर ही लिखा जाता है। भले हमें व्युत्पन्न राशियों का ही बीमी सूत्र लिख रहे हैं, लेकिन व्युत्पन्न राशियों का ही बीमी सूत्र लिखने के लिए इसको मूल राशियों के रूप में तोड़ना पड़ रहा है, तब जाके हम इसका कहते हैं लंबाई के लिए L, द्रव्यमान के लिए M, समय के लिए T, तब ये चीज हम लिख पाते हैं। तो यहां से नहीं हो पाएगा, यहां से लिख सकते हैं या फिर यहां से आप लिखिए। तो ये देखिए किलोग्राम यानी द्रव्यमान होगा यानी M आएगा, और ये मीटर यानी कि लंबाई L होगा, और ये सेकंड का स्क्वायर मतलब समय होगा T⁻2 होगा। अब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर माइनस हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा MLT-2, MLT-2, ये हो जाएगा आपका बल का बीमी सूत्र। ठीक है, अगला पॉइंट। इसके बाद आता है कार्य। कार्य यानी कि कार्य बराबर होता है बल गुणे में विस्थापन, यानी फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर बल गुणे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां से अगर आप कार्य का बीमी सूत्र लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, बल का बीमी सूत्र, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद ये विस्थापन का क्या हो जाएगा, मीटर, तो आप क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं जूल। कार्य का मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो वो जूल क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। यहां से बीमी सूत्र लिखेंगे तो क्या आएगा, किलोग्राम द्रव्यमान है M, मीटर स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर अपान में है, ऊपर जाके माइनस होगा यानी T पावर क्या हो जाएगा, -2। ये हो जाएगा आपका कार्य का बीमी सूत्र। अब आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे अगर हम बात कर ले, कार्य की बात कर रहे हैं तो लगे हाथ हम ऊर्जा की भी बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें, काइनेटिक एनर्जी, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे में वेग या चाल का स्क्वायर, 1/2 इंटू mv स्क्वायर, तो 1/2 इंटू मास इंटू स्पीड स्क्वायर। अब एक बात ध्यान रखिए, जो बीमी सूत्र होता है वो भौतिक राशियों का होता है। इस फार्मूले से ये चीज समझना है, जो बीमी सूत्र होता है वो भौतिक राशियों का होता है, किसी संख्या का नहीं होता है। बीमी सूत्र जो है, हाँ, बीमी सूत्र किसी भी संख्या का नहीं होता है, ये आपका होता है भौतिक राशियों का। तो 1/2 का कोई बीमी सूत्र नहीं होगा, ना तो इसका कोई मात्रक होगा। तो हमें इसका अगर मात्रक लिखना है तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, और चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड का करेंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपान में सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। और अगर हम इसका बीमी सूत्र लिखेंगे तो वही वापस से सेम चीज यहां पर निकल के आएगा, क्या, ML2T-2, ML2T-2। ठीक है, चलिए अब हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यहां पर क्या होगा, U बराबर, अब इसको सिंबल में लिखना होगा M इंटू जी इंटू एच, है ना, U बराबर M इंटू जी इंटू एच, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। तो यहां M क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे, किलोग्राम। G क्या है, G एक तरह का त्वरण है जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। G भी क्या है, एक तरह का एक्सिलरेशन ही है, त्वरण ही है, और एक्सिलरेशन के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो गुरुत्वीय त्वरण का भी मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू में जो h है वो एक तरह की ऊंचाई है, और ऊंचाई के लिए क्या हो जाएगा, मीटर, ये हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपान में सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपान में सेकंड स्क्वायर, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, वापस ये जूल बोलेंगे। तो इसका बीमी सूत्र भी क्या आएगा, वही आएगा ML2T-2, ML2T-2। ठीक है, अब यहां से आपको जो चीज समझनी है, कंक्लूजन निकालना है, वो क्या, कंक्लूजन यहां पर यह है कि अलग अलग जो भौतिक राशियां हम लिख रहे हैं, अगर इन भौतिक राशियों का मात्रक एक ही है तो इनका बीमी सूत्र भी एक ही होगा। अगर इन भौतिक राशियों का एक ही मात्रक है तो इनका बीमी सूत्र भी एक ही होगा, क्योंकि बीमी सूत्र का आधार वही मात्रक ही तो है, मात्रक के आधार पर ही तो लिख रहे हैं हम इसको। ठीक है ना, तो ये, और वैसे भी आपको पता है कि ये जो कार्य होता है वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा तो ऊर्जा है ही, स्थितिज ऊर्जा तो ऊर्जा है ही, कार्य भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा ही है। तो अगर ये सब एक प्रकार की ऊर्जा है तो सबका मात्रक जूल होगा, सबका बीमी सूत्र ML2T-2 यही होगा। ठीक है ना, तो ये तीनों से ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आप एक चीज समझ सकते हैं, जैसे हम कोण की बात कर लें, कोण यानी एंगल, तो एंगल का फार्मूला, कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या, यानी आर्क लेंथ अपान में रेडियस। ये प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन में नहीं। 3 डायमेंशन में इसी को हम सॉलिड एंगल बोलेंगे फिर। ठीक है ना, तो कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या से आर्क भी एक तरह की लंबाई है ना, आर्क भी क्या है, एक तरह की लंबाई है,
और ये आपका रेडियस भी एक तरह की लंबाई है। इस तरह से देखा जाए तो कोई मात्रक यहाँ से नहीं आएगा, बट फिर भी इसका एक मात्रक बनाया गया है, पूरक मात्रक बनाया गया है। ये फार्मूले की कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं आएगा, उसको हम रेडियन कहते हैं। और रही बात वीमी सूत्र की, तो अब रेडियन तो हमने ऐसे अलग से बनाया है। फार्मूले के हिसाब से अगर हम वीमी सूत्र की बात करेंगे तो कुछ नहीं निकल के आएगा, क्योंकि ये लंबाई है एल, ये लंबाई है एल, तो कुल मिला के आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा एल के अपान में एल। अब बताइए अगर एल के अपान में एल है, ये कैंसिल हो गया या ऊपर जाके माइनस हो गया, तो एल का पावर 0 हो गया ना। ऊपर एल पावर 1, नीचे भी एल पावर 1, ऊपर जाके एल पावर 1 माइनस 1, यानी एल पावर 0। एल पावर 0 मतलब कुछ नहीं, तो इसका मतलब आप ऐसे लिख लीजिए m0 l0 और t0, m0 l0 और t0, यानी ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है। अब यहां से एक सवाल का जवाब, क्या कोई ऐसी भौतिक राशि जो बीमाहीन है उसका मात्रक होता है या नहीं होता है? किसी बीमाहीन भौतिक राशि का मात्रक होता है कि नहीं होता है? तो ये देखिए, कोण एक बीमाहीन राशि है लेकिन इसका एक मात्रक है रेडियन। कोण एक बीमाहीन राशि है लेकिन इसका मात्रक है, यानी बीमाहीन राशि का मात्रक हो सकता है, बीमाहीन राशि का मात्रक हो सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहां पर 11 हो गए, 12 से आगे कंटिन्यू करते हैं। जितने भी हाईलाइट वाले पॉइंट्स हैं उन्हीं को सिर्फ कवर करने के लिए हम कुछ डायमेंशन यहां करेंगे, बाकी इसका पूरा अंत नहीं हो सकता ना, हम सारी भौतिक राशियों का यहां पर बीमी सूत्र निकाल नहीं सकते। बस मेथड आपको समझ लेना है और कुछ खास बातें, उसके बाद आप खुद से जितने भी फार्मूले मिले सबका खुद से बीमी सूत्र आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए 12 नंबर। अब यहां पर हम देख सकते हैं एक फार्मूला है, जैसे कि आवर्तकाल होता है, आवृत्ति होती है। आवृत्ति की बात कर लेते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है फार्मूला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। आवृत्ति बराबर 1 में आवर्तकाल। आवर्तकाल का बीमी सूत्र क्या होगा, आवर्तकाल का मात्रक क्या होगा, ये पहले तो देखिए 1 अपॉन में ये आवर्तकाल क्या होता है, जब कोई वस्तु पीरियोडिक मोशन करती है, यानी आवर्ती गति करती है, आवर्ती गति मतलब सेम रास्ते पर बार बार चलती है, तो एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उस समय को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। तो यानी आवर्तकाल एक प्रकार का समय है, तो यहाँ सेकंड आएगा, और 1 अपॉन सेकंड यानी सेकंड इनवर्स को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम हर्ट्ज बोलते हैं, इसी को हम हर्ट्ज बोलते हैं। और इसकी रही बात बीमी सूत्र की, तो 1 में सेकंड यानी 1 में टाइम अगर आप लिख रहे हैं तो कुल मिला के क्या हो रहा है, टाइम का इनवर्स बन रहा है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं m0 l0 t इनवर्स t-1, ऐसा बोल सकते हैं। ये किसका बीमी सूत्र है, ये आवृत्ति का है, ध्यान रखना, ये आवर्तकाल का नहीं है। आवर्तकाल एक समय है, एक टाइम है, उसका सिंपल सा बीमी सूत्र हो जाएगा t, मतलब ये मूल राशि है। ये क्या हुआ, एक तरह से मूल राशि हो गई, वही समय वाली। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, 13 नंबर पर आप देखिए, जैसे कि अब हम बात कर लें कुछ फार्मूले और ले लेते हैं, जैसे कि लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब रेखीय संवेग। लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग बराबर होता है मास इंटू में वेलोसिटी, मास इंटू में वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणे में वेग। ठीक है ना, मास के लिए क्या लिखेंगे, द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे, किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड, है ना, ये किलोग्राम, ये मीटर पर सेकंड। आप चाहे तो इसमें एक काम और कर सकते हैं, सेकंड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेकंड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर सेकंड, और ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकंड। रेखीय संवेग का एक मात्रक न्यूटन सेकंड भी हो गया, बाकी आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। वीमी सूत्र की बात करें तो वीमी सूत्र आप देख लीजिए, ये यहीं से छोटे से यहां से निकालेंगे, ये द्रव्यमान है तो m में आएगा, और ये आपका लंबाई है तो l में आएगा, और अपान में सेकंड है यानी t आएगा, t ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो mLt-1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक आता है इंपल्स। नेक्स्ट है इंपल्स। ये तो लीनियर मोमेंटम था, रेखीय संवेग बोलते हैं, एक और होता है इंपल्स। इंपल्स यानी कि आवेग, और आवेग का फार्मूला, दो फार्मूले होते हैं, हम ये वाला लिख रहे हैं, इंपल्सिव फोर्स। आवेग बराबर होता है इंपल्सिव फोर्स इनटू में टाइम, इंपल्सिव फोर्स इनटू में टाइम, आवेगी बल गुणे में समय अंतराल। और इंपल्सिव फोर्स अगर एक टाइप का फोर्स है तो फोर्स का बीमी सूत्र हम पीछे लिख चुके हैं, फोर्स के बारे में, बल के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसका बीमी सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और इसका बीमी सूत्र होता है mLt-2। तो यहाँ पर आप देखिए इंपल्सिव फोर्स के लिए मात्रक लिखेंगे क्या, न्यूटन, और ये टाइम के लिए लिखेंगे सेकंड, तो वही न्यूटन सेकंड जो इसका आया था वही इसका भी आ गया, वही सेम आ गया। और रही बात इसके बीमी सूत्र की,
तो ये बल का बीमी सूत्र आपको पता है mLt-2 और उसके बाद समय का बीमी सूत्र हो जाएगा t। अब ये t का मतलब t⁻1 और ये -2 + 1 मिला के कितना हो जाएगा -1, तो आप लिखेंगे mLt-1 mLt-1। ठीक है, बस 2-4 और करना है, 2-4 और करेंगे, बस इसको यहीं पर छोड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। अच्छा, यहां पर फिर से वापस से आपको दिख रहा है, हमने एक भौतिक राशि लीनियर मोमेंटम का निकाला, डायमेंशन mLt-1, हमने दूसरी क्वांटिटी इंपल्स का निकाला mLt-1। यही बात आपको बता रहे हैं कि एक भौतिक राशि का एक ही बीमी सूत्र होता है, लेकिन एक बीमी सूत्र केवल एक ही भौतिक राशि का है ये जरूरी नहीं है। एक भौतिक राशि को केवल एक बीमी सूत्र से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो बीमी सूत्र केवल एक ही भौतिक राशि को एक्सप्रेस करे इस बात की गारंटी नहीं है। mLt-1 ये इंपल्स को भी है रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लीनियर मोमेंटम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो एक बीमी सूत्र कई अलग अलग भौतिक राशियों का भी हो सकता है, बट एक भौतिक राशि का केवल एक ही बीमी सूत्र होगा। ठीक है, एक का केवल एक ही होगा। चलिए आगे बढ़े। आप कुछ और टर्म जोड़ रहे हैं, जैसे कि जो बार बार यूज होता है, जैसे कि एक आपका हो गया स्ट्रेन और स्ट्रेस की बात करें। पहले प्रेशर देख लेते हैं। प्रेशर का फार्मूला होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी फोर्स अपान में एरिया। तो अगर आप इसका निकालेंगे मात्रक, तो ये बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल। इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। और इसका बीमी सूत्र निकालना है, तो बल का बीमी सूत्र आपको याद होगा, पीछे लिखवाया था mLt-2, और यहाँ पर क्षेत्रफल का भी पीछे लिखवाया था L⁻²। अब देखिए एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, जो बचा वो पावर 1 वो ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो ये आएगा mL-1 और t-, ये आपका हो जाएगा दाब का बीमी सूत्र। ठीक है ना, दाब का बीमी सूत्र। इस स्लाइड में एक और हो सकता है 16 नंबर पर आप देखिए, जैसे कि हम बात कर लें स्ट्रेन की, स्ट्रेन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विकृति। इलास्टिसिटी का अगर टॉपिक आपके सिलेबस में होगा तो उसमें हम डिस्कस करते हैं। स्ट्रेन या विकृति का मतलब होता है किसी भी चीज का चेंज और बटे में प्रारंभिक मान। किसी भी चीज में चेंज और अपान में ओरिजिनल वैल्यू को स्ट्रेन बोलते हैं। जैसे लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, आयतन में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक आयतन, ये स्ट्रेन या विकृति बोला जाता है। तो स्ट्रेन असल में 3 टाइप की होती है। जो स्ट्रेन यानी विकृति होती है वो 3 तरह की होती है। हम इलास्टिसिटी के अंदर इसको पढ़ते हैं, लेकिन आप एक बात समझिएगा, ये स्ट्रेन के भले ही 3 टाइप हैं, लेकिन वो 3 के तीनों ही स्ट्रेन हैं। तो इसलिए जो हम एक स्ट्रेन का बीमी सूत्र और सारी चीजें लिखेंगे, वही सेम अगले बाकियों के लिए भी होगा। इसलिए कौन सा स्ट्रेन आपके, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पूछा गया, या वॉल्यूम स्ट्रेन पूछा गया, या कुछ और आपसे, जैसे एक होता है शियरिंग स्ट्रेन पूछा गया, मतलब कि अनुदैर्ध्य विकृति पूछी गई, या आयतन विकृति पूछी गई, या अपरूपण विकृति पूछी गई, इससे फर्क नहीं पड़ता है, फाइनल सबका सेम ही आता है। तो हम एक सिंपल सा यहाँ लॉन्गिट्यूडनल वाला स्ट्रेन लिख रहे हैं, यानी कि हम अनुदैर्ध्य वाली विकृति की बात कर रहे हैं, जो कहता है कि लंबाई में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई। तो भाई लंबाई में परिवर्तन भी अगर एक तरह की लंबाई है तो मीटर में आएगा, और लंबाई प्रारंभिक वो भी मीटर में ही है। कुछ तो नहीं आया, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होता है। पूरक राशियों की तरह इसका कोई यूनिट नहीं रखा गया है। पूरक राशियों में यूनिट बनाया गया था रेडियन अलग से, यहां पर नहीं है, तो ये यूनिटलेस है। और इसका डायमेंशन भी नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका m0 l0 और t0, तो ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस। ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस। अब बताइए, जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसका यूनिट होगा कि नहीं होगा। तो पीछे जब हमने देखा था तो उस डायमेंशनलेस क्वांटिटी का यूनिट नहीं था, सॉरी डायमेंशनलेस क्वांटिटी का यूनिट था, बट यहां पर जो हमने देखा इस डायमेंशनलेस क्वांटिटी का यूनिट भी नहीं है, यूनिटलेस है। तो जिनका बीमी सूत्र नहीं होता है उनका मात्रक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी स्ट्रेन से, इलास्टिसिटी से रिलेटेड एक और टर्म है जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस यानी प्रतिबल। ये तो विकृति हो गया, एक होता है प्रतिबल। ठीक है, प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस। 16 हो गए थे हमारे, 17 नंबर आइए। प्रतिबल
स्ट्रेस। अब स्ट्रेस भी 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रेन जैसे 3 टाइप से, वैसे स्ट्रेस भी 3 टाइप का। इसमें हम एक सिंपल सा लिख रहे हैं, प्रतिबल का फार्मूला होता है रीस्टोरिंग फोर्स। क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स, यानी प्रत्यानयन बल बटे में क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा, दाब का फार्मूला और प्रतिबल का फार्मूला आपको एक जैसा ही दिख सकता है, बल बटे क्षेत्रफल। लेकिन ये कौन सा बल है? जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगा रहे हैं, ये वो वाला आरोपित बल है। ये कौन सा बल है? आरोपित बल है। और ये कौन सा बल है? ये प्रत्यानयन बल है, जो रिवर्स में रिएक्शन में जो बल काम करता है, ये वो बल है। हालांकि साम्यावस्था में दोनों बलों का मान बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन ये फार्मूले का डिफरेंस है, इन क्वांटिटी का डिफरेंस है, इसीलिए भौतिक राशि अलग है। तो दाब अलग चीज होती है और प्रतिबल अलग चीज होता है। तो बल बटे अगर क्षेत्रफल है तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और ये क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। अगर हम इसके बीमी सूत्र की बात करें तो बल का बीमी सूत्र हो जाएगा एम एल टी माइनस में 2, और अपान में क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? एल पावर में 2। इस एल से ये एल कैंसिल करेंगे तो आपको वही मिलेगा एम एल माइनस 1। फिर से आपको समझ आया कि यही एम एल माइनस 1 तो इस दाब वाले केस में भी आया था। इस दाब वाले केस में भी एम एल माइनस 1 माइनस 2 आया था, टी माइनस 2। यानी एक ही बीमी सूत्र, अलग अलग भौतिक राशियों का एक ही बीमी सूत्र हो सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम, इलास्टिक कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे, प्रत्यास्था गुणांक की बात करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब प्रत्यास्थता गुणांक। लिख लीजिए, प्रत्यास्थता गुणांक। कोई भी प्रत्यास्था गुणांक को हमेशा प्रतिबल को विकृति से भाग करने पर ही निकलता है। अब प्रतिबल 3 टाइप के और विकृति भी 3 टाइप की, इसलिए हमारा प्रत्यास्था गुणांक भी 3 टाइप का। पहले टाइप का प्रतिबल, पहले टाइप की विकृति रखने पर पहले टाइप का प्रत्यास्था गुणांक आएगा, जिसको हम बोलते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक, है ना। जब हम यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन रखते हैं तो यंग प्रत्यास्था गुणांक आता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक यानी कैपिटल वाई। जब दूसरे टाइप का प्रतिबल, दूसरे टाइप की विकृति रखते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, बी या फिर के से रिप्रेजेंट करते हैं। जब तीसरे टाइप का प्रतिबल और तीसरे टाइप की विकृति रखते हैं तो तीसरे टाइप का प्रत्यास्था गुणांक आता है ईटा। तो बात यही है, हम यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेस किसी भी कैटेगरी का पूछे, स्ट्रेन किसी भी कैटेगरी का पूछे, बस एक का आप निकाल लीजिए, वही बाकियों का भी हो जाएगा। सिमिलरली प्रत्यास्था गुणांक कोई भी पूछे, चाहे यंग प्रत्यास्था गुणांक पूछे, चाहे आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक पूछे, चाहे दृढ़ता गुणांक पूछे, सबका बीमी सूत्र एक ही होगा। इसलिए किसी एक के लिए जनरल केस में भी अगर आप निकाल लेते हैं, वही तीनों का ही हो सकता है। तो इसलिए स्पेसिफिक फार्मूला जानने की जरूरत नहीं, आपको स्पेशली ये फार्मूला जानने की जरूरत नहीं है, या ये जानने की जरूरत नहीं है। तो प्रतिबल का आपको पता है, प्रतिबल के लिए हमने अभी निकाला था बल बटे क्षेत्रफल। आप चाहे तो इसको और यहाँ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रतिबल के लिए आप कहेंगे बल बटे क्षेत्रफल, और ये विकृति के लिए आप कहेंगे लंबाई में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई, रिवर्स करके मल्टीप्लाई करिए तो बल गुणे में लंबाई और बटे में क्षेत्रफल गुणे में लंबाई में परिवर्तन। अब रही बात मात्रक की, अब आप बताइए, जब इसका कोई मात्रक है ही नहीं, जो स्ट्रेन है वो यूनिटलेस है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो जो भी इसका मात्रक आएगा वो स्ट्रेस की वजह से आएगा। और स्ट्रेस का मात्रक क्या था? ये स्ट्रेस का मात्रक था, यहीं पर लिख देते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिंपल बात भाई, जब इसका कोई मात्रक है ही नहीं तो जो भी इसका मात्रक है वही इसका मात्रक निकल के आएगा। और इसका मात्रक अभी जस्ट निकाला था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका बीमी सूत्र जो निकाला था वही इसका भी बीमी सूत्र आएगा, क्योंकि इसका तो कोई बीमी सूत्र भी नहीं होता, इसका तो कोई बीमी सूत्र भी नहीं होता, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसका बीमी सूत्र भी वही आएगा जो कि आपका ये प्रतिबल का था, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। अब एक बात आप देखिए, ध्यान से देखिए, चाहे हम दाब का बीमी सूत्र निकालें, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बीमी सूत्र ये आ गया, चाहे हम प्रतिबल का बीमी सूत्र निकालें, प्रत्यानयन बल बटे में क्षेत्रफल, वही निकल के आया, और चाहे हम प्रत्यास्था गुणांक का बीमी सूत्र निकालें, प्रतिबल बटे विकृति, जिसमें ये डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा इससे, जो इसका बीमी सूत्र है वही इसका आएगा। मतलब कि बल का, सॉरी, प्रतिबल का, दाब का और इन तीनों तरह के प्रत्यास्था गुणांक का, इन सब का बीमी सूत्र एक ही होता है। ये पांचों भौतिक राशियों का एक ही बीमी सूत्र होता है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, बस अब एक दो और कर लेते हैं। अगर आपके मन में कोई है ऐसा जो आप पूछना चाहें तो वो हम कर दें, अदरवाइज हम अपने मन से एक दो कांस्टेंट की बात कर लेते हैं, जैसे कि कैपिटल जी की बात कर लें, और इसके अलावा कोई और ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कैपिटल जी, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, कैपिटल जी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलिए
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात कर लेते हैं, यानी श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कुल मिला के अब आपको ये समझ आ गया, किसी भी भौतिक राशि का अगर हमें बीमी सूत्र निकालना है तो पहले तो हम इस भौतिक राशि का सूत्र पता करें। जैसे अगर हमने कह दिया कि प्रतिबल का निकालिए बीमी सूत्र, कैसे बताएंगे जब तक आपको ये पता नहीं होगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हर फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी बीमी सूत्र निकलेगा। और ये याद कैसे होगा, अभी पहले दिन या पहले चैप्टर में नहीं होगा, जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जाएंगे हर टॉपिक का हर नया फार्मूला, हर नई भौतिक राशि आपके सामने आएगी, उसका फार्मूला आएगा और उसकी पूरी कहानी आएगी, फिर आप उसका बीमी सूत्र निकाल के रख लीजिए, उसका मात्रक आप निकाल के रख लीजिए। तो यानी ये एक ऐसी चीज हम पढ़ रहे हैं जो पूरे सिलेबस में, पूरे चैप्टर में, या जब तक जिंदगी भर फिजिक्स पढ़ेंगे ये चीज बार बार हर टॉपिक के साथ में यूज होती है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी श्यानता गुणांक, इसके लिए अगर आपको निकालना है बीमी सूत्र तो इसका भी फार्मूला पता होना चाहिए, और कोई भी फार्मूला जिसमें ये आता हो काम बन जाएगा। श्यानता गुणांक को हम इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर ये ईटा का मतलब दृढ़ता गुणांक है, ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ध्यान देना है, ये ईटा का मतलब दृढ़ता गुणांक है, ये अलग चीज है। यहाँ जो ईटा लिख रहे हैं वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या श्यानता गुणांक है। इसके लिए फार्मूला, आपको कोई भी फार्मूला याद हो जिसमें ये आता हो तो काम बन जाएगा, 6 पाई ईटा आर इंटू वी, ये एक बहुत ही फेमस फार्मूला है, इसको हम स्टोक्स लॉ बोलते हैं, इसको हम स्टोक का नियम बोलते हैं, स्टोक्स लॉ बोलते हैं, विस्कोसिटी टॉपिक के अंदर इसको पढ़ते हैं, स्टोक्स लॉ। ठीक है, इस स्टोक्स लॉ से हम ईटा के लिए फार्मूला बना सकते हैं कि ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू, बाकी टर्म को लाके डिवाइड करिए, फोर्स अपान में 6 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, यहाँ पर आर आएगा और यहाँ पर वी आएगा। अब आप देखिए ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बीमी सूत्र आप निकाल सकते हैं, आपको बल का, ये दूरी का और ये आपका चाल का, इन तीनों का बीमी सूत्र रखना होगा। ये एक नंबर है, ये प्योर नंबर्स हैं, इनका कोई बीमी सूत्र नहीं होगा। मात्रक निकालिए पहले, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और यहाँ पर दूरी के लिए हो जाएगा मीटर, और चाल के लिए हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो न्यूटन सेकेंड अपान मीटर स्क्वायर, ये इसका बीमी सूत्र हो जाएगा। और इसका अगर आप मात्रक हो जाएगा, और बीमी सूत्र अगर लिखना है तो ये देखिए, बल का बीमी सूत्र तो याद ही होगा आपको, बल का बीमी सूत्र हमने पीछे निकाला था mlt-2, और बटे में 6 पाई का कुछ नहीं होगा, r जो है वो रेडियस है, त्रिज्या है, यानी एक प्रकार की लंबाई है, और v जो है वो स्पीड है, तो स्पीड के लिए lt-1 निकाला था। अब इसको सॉल्व करिए, एक l से एक l कैंसिल होकर ये ऊपर जाएगा, तो आएगा m, और ये l ऊपर जाके l पावर -1, ये ऊपर जाके प्लस होगा, -2 + 1 मिला के क्या हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी श्यानता गुणांक का बीमी सूत्र, ये हो जाएगा श्यानता गुणांक का बीमी सूत्र। ठीक है ना भाई, क्रिटिकल वेलोसिटी इज अ टाइप ऑफ वेलोसिटी। ठीक है हाँ, याद तो हो जाता है लेकिन कुछ दिन बाद ये भूल जाता है, तो इसलिए इसका यही तरीका है कि बार बार चीजों को लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। और जब ये टॉपिक बार बार आपका रिवाइज होता रहता है तो आप इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है ना, ये इसका तरीका है। चलिए, तो और कोई बीमी सूत्र निकालें। ये आपने कई सारे नाम दे दिए हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी दे दिया है, उसका फार्मूला भी लिख डाला आपने, रेनॉल्ड नंबर लिख दिया है। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर तो एक कांस्टेंट है, तो इसका कोई बीमी सूत्र नहीं आएगा। ठीक है, और क्रिटिकल वेलोसिटी एक टाइप की वेलोसिटी है, तो इसका बीमी सूत्र आ जाएगा। क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला आपको देखना पड़ेगा, उससे आप इसको निकाल सकते हैं। और ऊपर जो आपने फार्मूला लिखा वो टर्मिनल वेलोसिटी का है। टर्मिनल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी अलग अलग होते हैं, लेकिन कुल मिला के एक सिंपल बात है भाई, जब वेलोसिटी है, हमने कहा ना वेलोसिटी है, तो इसका मतलब मीटर पर सेकंड में ही आएगा, तो फिर हम इसके फार्मूले के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, इसका बीमी सूत्र LT-1 ही हो जाएगा, सिंपल। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर हमें फार्मूला एग्जैक्टली ना भी याद हो, लेकिन अगर हमें उस भौतिक राशि का नेचर पता है तो हम उसका मात्रक बता सकते हैं, उसका बीमी सूत्र बता सकते हैं। तो अगर वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड LT-1, है ना, फार्मूले के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, तो हम सोच रहे हैं कि ये 19 हुआ है, कोई एक और इसमें ऐड करें छोटा सा, जिससे हमारा ये पूरा टेबल कंप्लीट हो जाए 20 का, और हम आगे बढ़ जाए। ठीक है ना, तो इसका एक उपाय है, इसको हम चलिए यहीं पर लिख देते हैं 20 नंबर, 20 नंबर। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी बता दें, मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी तो वेलोसिटी हो गया ना सिंपल, तो कोई मतलब नहीं उसका। हम मैग्नेटिक फील्ड पर आते हैं। देखिए, अब चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, तो हमें कोई ऐसा फार्मूला ढूंढना होगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र B आता हो, और
वो मैग्नेटिक फील्ड, ये भी देखना है। ऐसा फार्मूला आना चाहिए जिसमें जैसे इसके फार्मूले में बल आया, दूरी आया, वेग आया, आपको इन सब का बीमी सूत्र इजीली पता चल सकता है या आपको याद रहता है। ऐसा कोई फार्मूला नहीं बना देना जिसके अंदर और जो चीज आ रही वही मुसीबत बन जाए, है ना, वही मुसीबत बन जाए, ऐसा काम नहीं करना है। अभी हम आपको एक एग्जांपल हमें याद आया, हम आगे बताते हैं आपको। तो यहां पर जैसे एग्जांपल, अगर चुंबकीय क्षेत्र बी का आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो ऐसा फार्मूला ढूंढिए जिसमें बहुत आसानी से निकल जाए। तो एक फार्मूला ये वाला होता है, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ये वाला फार्मूला आपको याद होगा, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा में B बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F अपान में I और L और ये साइन थीटा। साइन थीटा इज अ नंबर। साइन थीटा क्या होता है, एक नंबर होता है, और नंबर का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। तो यहां पर जो भी मात्रक आएगा, देखिए ये बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। ये करंट है तो ये हो जाएगा एम्पियर, और ये आपका जो लंबाई है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र के तो हालांकि कई सारे मात्रक होते हैं, यहां से निकल के आ रहा है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसी को हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, इसी को हम टेस्ला भी बोलते हैं। तो ये कई सारे इसके मात्रक हम लिख सकते हैं, यहां पर हम टेस्ला लिख देते हैं। रही बात विमीय सूत्र की, तो इसका विमीय सूत्र आप देखिए, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। इसका अगर हमें विमीय सूत्र लिखना हो, चलिए, अगर हमें इसका विमीय सूत्र लिखना है चुंबकीय क्षेत्र बी का, तो इसके विमीय सूत्र में हम यही कर सकते हैं ना, बल का, लंबाई का और धारा का, विद्युत धारा का विमीय सूत्र लिखेंगे। तो बल का विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस में टू बटे में, यहां पर देखिए ये आई क्या है, विद्युत धारा है। विद्युत धारा का मतलब, विद्युत धारा तो एक मूल राशि है भाई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। विद्युत धारा एक मूल राशि है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल ए होता है, कैपिटल ए होता है। और अपान बगल में क्या है, बगल में यहाँ पर एल लिखा हुआ है, एल मतलब लंबाई है, तो इसका विमीय सूत्र आपका एल हो जाएगा। साइन थीटा एक प्योर नंबर है, तो इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा, इसलिए कैंसिल करिए, आपका ये आंसर आ जाएगा एम। ये ए ऊपर जाएगा, ए पावर माइनस वन, और यहाँ पर हो जाएगा टी पावर माइनस में टू। क्या हो जाएगा, टी पावर माइनस में टू। ठीक है, हाँ, सीजीएस सिस्टम में गॉस होता है, हाँ बिल्कुल, 1 टेस्ला इक्वल टू 10 पावर 4 गॉस। चलिए, अब एक जैसे हम एग्जांपल आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं करना है कि कोई ऐसी चीज हम मुसीबत पाल लें कि पता चले जो हम निकालना चाह रहे हैं उससे ज्यादा और मुसीबत बड़ी होगी। जैसे आपको हम कहें कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कौन सा वाला, थर्मल नहीं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी कि वैद्युत प्रतिरोध अगर है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी वैद्युत प्रतिरोध का बीमी सूत्र आपको निकालना, यानी कैपिटल आर का बीमी सूत्र निकालना है, तो आप अगर ओम्स लॉ के हिसाब से सोचेंगे आर बराबर वी अपान आई, आर बराबर वी अपान आई, तो यहां एक प्रॉब्लम की बात है, सॉरी, आपको ऐसे करना चाहिए। अगर आपसे हम ये कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस का बताइए या पोटेंशियल का बीमी सूत्र बताइए, तब देखिए पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का बीमी सूत्र आपको बताना है, विभवांतर या विभव का बीमी सूत्र आपको बताना है, तो आप ये मत सोचिए V बराबर I इंटू आर कर लेते हैं, ये फार्मूला होता है, इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो हम करंट का और रेजिस्टेंस का बीमी सूत्र रखेंगे तो V का बीमी सूत्र आ जाएगा। आप ये सोचकर देखिए कि आपको अगर V का बीमी सूत्र निकालना है और आप V बराबर I इंटू आर फार्मूले में गए तो आप फंस गए, आप फंस गए, क्योंकि आपको करंट का तो पता है बहुत आसानी से, लेकिन रेजिस्टेंस का बीमी सूत्र कहां से लाएंगे, रेजिस्टेंस का बीमी सूत्र आप याद नहीं कर सकते, आपको उसको कहीं कहीं से तरीके से ढूंढ के निकालना पड़ेगा, और जो भी तरीका आप अप्लाई करेंगे बहुत महंगा पड़ेगा। तो यानी अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस का बीमी सूत्र निकालना है तो ये तरीका हो ही नहीं सकता, ये तरीका नहीं हो सकता। हाँ, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस का बीमी सूत्र अगर आपको कहीं जरूरत पड़े और, तो वो आप यहां से निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस के लिए ठीक है, लेकिन आप पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये कैसे यूज करेंगे जबकि आपको रेजिस्टेंस पता ही नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, आप पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन का फार्मूला यूज करिए ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बटे में आवेश, वो है दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, तो V बराबर W बाई क्यू बहुत आसानी से आ जाएगा। अब देखिए कैसे, आप कहते हैं Q क्या है, आवेश है, तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर, यहां से आपको निकलेगा Q बराबर क्या, I इंटू में T। अगर हम आपसे कहें कि आवेश का बीमी सूत्र बताइए, तो आवेश का बीमी सूत्र हो जाएगा विद्युत धारा का बीमी सूत्र A, और समय का क्या हो जाएगा, T। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का ये हो गया बीमी सूत्र A इंटू टी, तो यहाँ A इंटू टी, और W क्या है, कार्य है, कार्य का बीमी सूत्र आपको पता है, कार्य और ऊर्जा का बीमी सूत्र ml2t माइनस में 2 होता है, और ये आवेश के लिए आपने क्या लिखा, A इंटू में T, और जब A इंटू टी लिखा ये ऊपर गया, तो अब कुछ भी कैंसिल हो नहीं रहा है, तो ml2 और ये t पावर 1 और ये माइनस 2 मिलकर बन जाएगा t पावर माइनस 3, और ये a पावर माइनस 1, ये हो गया किसका, ये हो गया V का बीमी सूत्र।
और ये पोटेंशियल डिफरेंस का बीमी सूत्र हो गया। अब आप देखिए रेजिस्टेंस का बीमी सूत्र निकाल सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का बीमी सूत्र निकाल सकते हैं। कैसे? रेजिस्टेंस का बीमी सूत्र अब आपका यहां से निकलेगा ऐसे। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो रेजिस्टेंस का बीमी सूत्र आप निकालेंगे R इज इक्वल टू V अपान में I, है ना, इसको हम हटा रहे हैं। रेजिस्टेंस का बीमी सूत्र आप लिखेंगे R इक्वल टू V अपान में I। तो V का आपको बीमी सूत्र कैसे निकलेगा, W/Q से मिलेगा। तो आप लिखेंगे mL2T-3 A-1, उसके अपान में क्या है, ये करंट है, करंट का बीमी सूत्र क्या होगा, A ऊपर जाके माइनस होगा तो ये -2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका mL2T-3 A-2। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ये रट लीजिए कि हम फार्मूला को याद होगा तो हम बीमी सूत्र निकालेंगे, ये भी देखना पड़ेगा कि वो फार्मूला रिलेटेबल है, रिलेवेंट है कि नहीं बीमी सूत्र को आसानी से निकालने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बीमी सूत्र निकालने का आई होप कि आपको तरीका समझ में आ गया होगा। अब हम जो है, अब हम क्या करते हैं, इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। बीमी सूत्र आप जितने भी फार्मूले आपके पास बुक्स में है, आप प्रैक्टिस के लिए एक काम कर सकते हैं। कोई भी, ये तो सारे बुक में दिया भी रहता है, जितने भी रेफरेंस बुक होती हैं सब में डायमेंशनल एनालिसिस में टेबल बना करके 50, 60 और एनसीईआरटी में भी सबसे लास्ट में दिया हुआ है। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें सबसे लास्ट में दिया हुआ है, कुछ 100 समथिंग फार्मूलों का बीमी सूत्र दिया हुआ है। तो आप फार्मूले वहां से देखिए, बीमी सूत्र खुद से निकालिए और मैच करिए। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का हो जाएगा ये। ठीक, आगे बढ़े। हाँ, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ये फार्मूला होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है ना, अब पोटेंशियल एनर्जी अगर यहां पर करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर क्या आएगा, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आप करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। अगर आप नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी करते हैं तो यहां पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा। तो ये फोर्स और ये फोर्स है, ये एनर्जी है, ये पोटेंशियल है, तो ये फील्ड है, ये रिलेशन होता है दोनों में। इलेक्ट्रिक करंट का आई, नहीं, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा जो है ना वो मूल राशि है। तो इलेक्ट्रिक करंट का हमें निकालना नहीं, हमें याद करना है। सातों मूल राशियां जो हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये जो सातों मूल राशियां, इसका तो हमें याद करना है, निकालना ही नहीं होता है। निकालना किसका होता है, निकालना होता है व्युत्पन्न राशियों का, डिराइव्ड क्वांटिटीज का। तो इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर Q/T हमने फार्मूला लिखा था। हम इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन नहीं निकाल रहे थे, हम तो ये दिखा रहे थे कि चार्ज जो है करंट के साथ कैसे रिलेट होता है, ऐसे। ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक चार्ज का। और जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट का बीवी सूत्र क्या लिखा हमने, ए लिखा। विद्युत धारा का बीवी सूत्र कैपिटल ए और समय का कैपिटल टी। तो ये किसका निकला, ये आवेश का निकला, ये आवेश का है। ठीक है, क्लियर है, तो आगे बढ़े। ऐसा मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी चीज है जो बहुत मुश्किल है, बस ये है कि एक प्रोसेस है और सिलेबस है हमारा, तो हमें डिस्कस करना है और उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलना है बस। लेकिन इसमें कुछ ऐसी मुश्किल चीज नहीं। अब हम आगे चलते हैं और भौतिक राशियों के कुछ प्रकारों की बात करते हैं, कुछ भौतिक राशि के प्रकारों की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों के प्रकार। अब आप कहेंगे अभी हमने स्टार्टिंग में कल की क्लास में ही पढ़ा था कि भौतिक राशियां तीन प्रकार की हो गई, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। लेकिन हम यहां पर डायमेंशन के बेसिस पर डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो चार कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, चार कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला जो कैटेगरी है वो है डायमेंशनल, पहला है डायमेंशनल कांस्टेंट और दूसरा है डायमेंशनल, नहीं डायमेंशनलेस। पहले कांस्टेंट निपटा लीजिए, डायमेंशनल कांस्टेंट
और डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक, इसी तरह से वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। तो क्या हुआ, नेक्स्ट है हमारा डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल, और उसके बाद क्या आएगा, वेरिएबल में दूसरी कैटेगरी क्या होगी, डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशनल और डायमेंशन लेस समझ रहे हैं ना, बीमा वाली और बीमाहीन वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल आप समझते हैं, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। तो डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब ऐसी भौतिक राशियों के बारे में हमें बात करना है जो कि कांस्टेंट है, यानी जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन उनका कुछ डायमेंशन भी आता है तो वो कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन उनका जो मात्रक है उसके आधार पर उनका बीमी सूत्र भी निकल के आता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपसे कहें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आप बताइए, ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है, जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस में 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में किलोग्राम स्क्वायर। आप देखिए, ये इसके जो मात्रक हैं, ये मात्रक के आधार पर इसका कुछ बीमी सूत्र निकल के आएगा। इस मात्रक के आधार पर कुछ बीमी सूत्र निकल के आएगा, यानी कैपिटल जी का डायमेंशन होता है, लेकिन कैपिटल जी कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू का मान फिक्स होता है। इसलिए कैपिटल जी क्या हुआ, कैपिटल जी हुआ हमारा डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन वाला या बीमा वाला नियतांक। ठीक है ना, डायमेंशनल कांस्टेंट या बीमा वाला नियतांक। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कह सकते हैं प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट होता है, तो प्लांक कांस्टेंट कैपिटल एच की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये भी क्या है, एक नियतांक है, एक फिक्स वैल्यू है, और इसका लेकिन अपना कुछ बीमा निकल के आएगा। इसके अलावा आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की वैल्यू भी आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक फिक्स वैल्यू है। हालांकि जगह बदलने से ये बदल जाता है, आप पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू बदलेगी, लेकिन जहां पर भी होगी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी किसी एक जगह पर। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी अपना देखिए वैल्यू फिक्स है और इसका अपना एक डायमेंशन आता है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं, ये सब क्या है, एग्जांपल्स हैं डायमेंशनल कांस्टेंट की। लेकिन डायमेंशन लेस कांस्टेंट की अगर बात करें तो ऐसे कौन से कांस्टेंट है जो डायमेंशन लेस होते हैं, जैसे कि पाई, जैसे कि स्मॉल ई, जैसे कि प्योर नंबर्स। जैसे कि प्योर नंबर्स, पाई क्या होता है, ये भी तो एक नंबर ही है ना, 3.14 ये एक नंबर है। ये एक्सपोनेंशियल वाला जो टर्म है, ये 2.718 ये भी क्या एक नंबर है। तो ये सब आप देखिए, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन इन कांस्टेंट का अपना क्या आता है, डायमेंशन आता है। लेकिन ये वाले प्योर नंबर वाले कांस्टेंट हैं, इनका कोई डायमेंशन नहीं आता है, तो ये डायमेंशन लेस है। ये कैसे हैं, ये डायमेंशन लेस है। इसी तरह से डायमेंशनल वेरिएबल की बात करें, ऐसा वेरिएबल जिनका डायमेंशन होता है। तो एग्जांपल के लिए आप जैसे कुछ भी जितना आप निकाल रहे हैं पीछे, जैसे कि आपने वेलोसिटी निकाला, आपने एक्सेलरेशन निकाला, आपने फोर्स निकाला, आपने बहुत सारी चीजें निकाली, ये सब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये क्या है, ये वेरिएबल ही तो है। किसी चीज की वेलोसिटी कुछ और हो सकती है, अगली वाली चीज की वेलोसिटी कुछ और हो सकती है, तो वेलोसिटी बदल सकता है, लेकिन इनका अपना डायमेंशन भी होता है। ये सब जो एग्जांपल आपने लिए, ये सब क्या है, ये है वेरिएबल, इनकी वैल्यू बदलती रहती है। ये कांस्टेंट थे, ये वेरिएबल है, और इनका डायमेंशन भी होता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू तो बदल सकती है, लेकिन उनका अपना डायमेंशन नहीं होता। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है विकृति, लंबाई में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, स्ट्रेन की न्यूमेरिकल वैल्यू बदल सकती है, लेकिन इसका कोई मात्रक नहीं आता, इसकी कोई बीमी सूत्र नहीं आती है, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गया। इसी तरह से आपने एक और पढ़ा था डायमेंशन लेस वेरिएबल में, जैसे कि एंगल, कोण का मान। आप देखिए, कोण का मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका डायमेंशन कभी नहीं आएगा, और तो ये वेरिएबल है लेकिन डायमेंशन लेस है। इसी तरह से आप रिलेटिव डेंसिटी एक टर्म होता है, दो डेंसिटी को आपस में डिवाइड करेंगे, यानी वाटर की डेंसिटी से जब हम किसी चीज की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं तो उसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक वेरिएबल है लेकिन डायमेंशन लेस है। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक होता है, तो अपवर्तनांक भी क्या होता है, अपवर्तनांक जो होता है इसका भी अपना कोई डायमेंशन नहीं आएगा, लेकिन ये भी एक वेरिएबल है, क्योंकि अलग अलग माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे भौतिक राशियों के, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलिए, गुड इवनिंग। क्लास खत्म होने जा रही है और अभी आप प्रेजेंट हो रहे हैं, है ना। ये क्लास आधे से ज्यादा क्लास होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको समांगता सिद्धांत कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अब हिंदी हम लिख रहे हैं लेकिन हमने कभी इसकी हिंदी पढ़ी नहीं है, हम लिख रहे हैं, इसको देख लीजिएगा, समांगता सिद्धांत। अगर ये सही है तो ठीक है, समांगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या समांगता का सिद्धांत क्या कहता है। एग्जाम्पल वही पुराना एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि वही 2 किलो आलू में, अगर हम 2 किलो आलू में प्लस 3 किलो और आलू जोड़ दें तो आंसर क्या निकल के आएगा। आंसर निकल के आएगा 5 किलोग्राम आलू। फिर हमने क्या किया, हमने कहा वही 2 किलोग्राम में 2 किलोग्राम टमाटर ले लिया और उसमें हमने क्या किया, 6 किलोग्राम टमाटर को जोड़ दिया तो क्या निकल के आएगा, 6 और 2 मिला के हो जाएगा 8 किलोग्राम टमाटर। ठीक है, टमाटर। फिर हमने कहा कि जरा बताइए 2 किलोग्राम आलू और प्लस में 3 किलोग्राम टमाटर, अब इसका आंसर क्या आएगा, अब इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और इस न्यूमेरिकल वैल्यू के बगल में जो हमने लिखा है वो क्या है, नेचर है। ये आलू है, ये आलू है। तो इस 2 किलोग्राम आलू में हमने 3 किलोग्राम आलू ही जोड़ा है, तो दोनों जुड़ जाएगा और आएगा 5 किलोग्राम, लेकिन क्या आएगा, आलू ही आएगा। मतलब आप देखिए, जो आलू था जोड़ने के बाद भी आलू ही रहा, जोड़ने के बाद टमाटर नहीं हुआ, और जो टमाटर था वो जोड़ने के बाद भी टमाटर ही रहा, वो आलू नहीं हुआ। हाँ, ये फर्क आया है कि जोड़ने के बाद में ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू अब बदल गई, ना तो 2 है बचा, ना तो 3, यहाँ 5 हो गया, ना तो 2 बचा, ना तो 6, यहाँ तो 8 हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू पर फर्क पड़ रहा है जोड़ने से। और अगर हो सकता है घटा दे तभी फर्क पड़ गया। जोड़ने से फर्क पड़ेगा, घटाने से फर्क पड़ेगा न्यूमेरिकल वैल्यू पर, नेचर नहीं बदलेगा। टमाटर में टमाटर जोड़ने पर टमाटर आएगा, टमाटर में से टमाटर घटाने पर टमाटर आएगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस आलू में इस टमाटर को जोड़िए, अब आप कोई जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि अब इससे ज्यादा ये नहीं जुड़ेगा। इससे ज्यादा जुड़ने का मतलब, इससे ज्यादा जुड़ने का मतलब 5 किलो आलू टमाटर की सब्जी बनेगी। ठीक है ना, मतलब आप इन दोनों को अब आपस में मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसका कंक्लूजन समझिए, इसका कंक्लूजन यही है कि केवल हम एक नेचर वाली चीजों को ही, एक नेचर वाली, एक प्रकृति वाली भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। और जोड़ने घटाने के बाद सिर्फ उस भौतिक राशि की न्यूमेरिकल वैल्यू पर फर्क आएगा, उसकी प्रकृति या उसके नेचर पर फर्क नहीं आएगा। ठीक है, एक नेचर वाली ही फिजिकल क्वांटिटी को आपस में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। घटाना भी तो पॉसिबल है। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर 8 किलो आलू है, यहाँ पर 2 किलो आलू है, तो कुल मिलाकर के यहाँ 6 किलो आलू आता ना, तो घटाना भी पॉसिबल है। तो सेम नेचर वाली ही भौतिक राशियों को जोड़ना और घटाना पॉसिबल है। जोड़ने घटाने के बाद में भौतिक राशि के नेचर में या प्रकृति में कोई फर्क नहीं आएगा। अलग अलग प्रकृति वाली भौतिक राशियों को आपस में जोड़ना या घटाना पॉसिबल नहीं है। गुणा और भाग पॉसिबल है, गुणा और भाग पॉसिबल है, लेकिन जोड़ना और घटाना पॉसिबल नहीं है। ये आपने हर एक फार्मूले के अंदर, आपसे आज से आप नोटिस करिए, आपको हर फार्मूले में ये चीज देखने को मिलेगी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है आपको, सर आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हैं क्या, नहीं, शुद्ध, एकदम शुद्ध देसी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, है ना। तो ये जो आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, ये कहता है कि हम यहां पर लिखते हैं समान नेचर वाली, समान प्रकृति या नेचर वाली भौतिक राशियों को ही, भौतिक राशियों को ही, सॉरी, जोड़ा या घटाया जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, जोड़ा या घटाया जा सकता है, तथा योगफल
व अंतर, मतलब जोड़ने या घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा, योगफल व अंतर का या अंतर की प्रकृति भी वही रहती है। ये हमने सिर्फ ऐसे लैंग्वेज में लिख दिया आपको याद रखने के लिए, आसानी से आप समझ पाएंगे इसको। बाकी आप इसको इक्वेशन से ही देख लीजिए। अगर हम आपसे कभी ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास एक भौतिक राशि या एक फिजिकल क्वांटिटी ए है और उसके बाद एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी बी है और इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो जोड़ने या घटाने के बाद में हमारे पास कुछ आ रहा है। जोड़ने या घटाने के बाद हमारे पास जो आया, ए और बी को जोड़ने के बाद या ए और बी को घटाने के बाद जो आया, ये बात कंफर्म है इससे कि ये जो भौतिक राशि है वही भौतिक राशि ये भी है, वही भौतिक राशि ये भी है। मतलब अगर ये स्पीड है तो ये भी स्पीड है, क्योंकि स्पीड में ही स्पीड को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं और जो आएगा वो भी स्पीड ही होगा। अगर ये फोर्स है, ये फोर्स है, तो ये भी क्या होगा, फोर्स होगा। अगर ये मास है, ये मास है, तो ये भी क्या होगा, मास होगा। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर हम कह रहे हैं a प्लस माइनस बी बराबर सी, तो इसका मतलब ए बी एंड सी आर सेम क्वांटिटी, आर सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी, सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक ही तरह की भौतिक राशि है, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी है। अगर सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी है तो आपको पता है अगर सब के सब बल हैं तो सबका बीमी सूत्र सेम होगा, सब के सब द्रव्यमान है तो सबका सेम होगा। तो अगर ऐसा रिलेशन बन रहा है तो आप यही बोलेंगे डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि अगर हम कुछ भौतिक राशियों को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं और उसके बाद कुछ रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब कि ये सब आपस में सेम नेचर के होंगे, सबका बीमी सूत्र समान होगा। हम सिर्फ जोड़ने और घटाने की बात कर रहे हैं, गुणा और भाग पर हमारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गुणा और भाग तो सबका होता है। एग्जांपल से आप समझिएगा, अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे आप कहते हैं s बराबर क्या, ut और प्लस में हाफ at स्क्वायर। आप बात को समझिएगा, जब आप कह रहे हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये s क्या है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ u आपको वेलोसिटी यानी वेग दिख रहा है और ये समय दिख रहा है। तो भले ये वेग है और ये समय है, लेकिन ये पूरा मिलाकर के क्या है, पूरा मिलाकर के विस्थापन ही है। ये मीटर में अगर आ रहा है तो ये भी मीटर वाली चीज है और ये भी पूरा क्या है, मीटर वाली ही चीज है। ठीक है, यानी अलग अलग अगर आप इंडिविजुअल देखें तो ये भाई त्वरण है और ये समय है, दो अलग तरह की भौतिक राशियां, गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दो अलग अलग भौतिक राशियों का गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। लेकिन दो अलग अलग भौतिक राशियों का जोड़ या घटाना नहीं होगा। यहां पर भी दो अलग अलग भौतिक राशियों का गुणा हो रहा है, ये चाल है और ये समय है, दोनों का गुणा हो रहा है, लेकिन चाल में समय कभी जुड़ नहीं सकता है। तो यहां पर अगर ये विस्थापन है तो इसका मतलब ये भी विस्थापन होगा और ये भी विस्थापन होगा, क्योंकि बीच में प्लस लिखा हुआ है। इससे कंफर्म होता है ये सब सेम नेचर के होंगे। यानी अगर हमने ये लिख दिया कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इससे ही ये कंफर्म हो गया ये सब के सब एक ही तरह की भौतिक राशियां हैं। यानी इन सब का बीमी सूत्र एक होगा, विस्थापन का भी, u इंटू टी वाले टर्म का भी, और ये जो हाफ at स्क्वायर है इसका भी, इन सब का बीमी सूत्र एक ही होगा। हमने कहा कि v बराबर u प्लस at, इसका मतलब ये क्लियर है, ये वेग है तो ये भी वेग है और ये भी पूरा वेग है। यानी इनका भी बीमी सूत्र आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। v का बीमी सूत्र, u का बीमी सूत्र और at का बीमी सूत्र क्या होगा, इक्वल होगा। इसी आधार पर एक बहुत ही फेमस एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। एक सवाल आता है, एक होता है वांडरवाल गैस इक्वेशन, वांडरवाल गैस इक्वेशन, ठीक है ना, वांडरवाल गैस इक्वेशन, जिसको हम रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये वांडरवाल गैस इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन जो होता है, ये रियल गैसों के लिए होता है। रियल गैसें मतलब वो गैसें जो आइडियल नहीं है, जो कि हर टेम्परेचर पर गैस के लॉज को फॉलो नहीं करती हैं, उनको हम बोलते हैं रियल गैसें। तो रियल गैसें जो होती हैं उनके लिए एक इक्वेशन है, और हम एन मोल गैस के लिए लिखेंगे तो P प्लस एन स्क्वायर ए अपान वी स्क्वायर, और दूसरा V माइनस में एन बी इज इक्वल टू क्या होता है, यहां पर होता है NRT। ठीक है ना, P प्लस एन स्क्वायर ए अपान वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। ये है एन मोल रियल गैस, एन मोल रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस के लिए इक्वेशन, जिसको हम वांडरवाल गैस इक्वेशन बोलते हैं, उसको हम रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। कितने मोल के लिए, एन मोल गैस के लिए। एक मोल के लिए एन का मान एक, एन का मान एक, एन का मान एक रखेंगे तो P प्लस ए अपान वी स्क्वायर, V माइनस बी इक्वल टू RT मिल जाएगा। लेकिन आप इसको याद रखें, क्योंकि एन मोल गैस के लिए ये जो इक्वेशन है इसमें यहाँ एन का स्क्वायर आता है, ये टर्म इंपॉर्टेंट होकर के ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो एक पंथ दो काज करने हैं। हम डायमेंशन तो सीख ही रहे हैं, कुछ और भी ऐसी बात सीख रहे हैं जो हमें क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिल सकती है।
यहां पर आपसे अगर कहा जाए कि इस स्मॉल ए और स्मॉल बी जो कि कांस्टेंट है, इनका डायमेंशन निकालिए, तो हम अगर कहें कि डायमेंशन ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे भाई? सिंपल बात है। सिंपल बात क्या है? सिंपल बात यह है कि आप कह रहे हैं पी में एन स्क्वायर ए अपान वी स्क्वायर को जोड़ा जा रहा है। अगर इसमें इसको जोड़ा जा रहा है, इस बात का ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि पी का डायमेंशन और एन स्क्वायर ए अपान वी स्क्वायर का डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि जिनका नेचर सेम होता है केवल उन्हीं को जोड़ना और घटाना अलाउड है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है ना? तो अगर P में इसको जोड़ा जा रहा है तो ये बात एकदम क्लियर हो गई कि जो इसका बीमी सूत्र होगा वही इसका बीमी सूत्र होगा, जो इसकी प्रकृति है वही इसकी प्रकृति है। ठीक है? तो यहां से हम साफ साफ ये देख सकते हैं n क्या है? n इज द नंबर। n इज क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल यानी ये एक संख्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ये एक तरह का नंबर है। तो अगर ये नंबर है तो इसका कोई बीमी सूत्र नहीं होगा, और अगर इसका बीमी सूत्र नहीं होगा तो इसको आप हटाइए। तो ए का बीमी सूत्र अगर आपको निकालना है तो आपको मिलेगा डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू, ये जो प्रेशर है और ये वॉल्यूम का स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई करिए तो प्रेशर इंटू में वॉल्यूम का स्क्वायर, प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा? बल का बीमी सूत्र हो जाएगा, सॉरी दाब का बल बटे क्षेत्रफल से निकलेगा, और आयतन का तो सबको पता है, आयतन का L पावर 3 होता है और उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। बल के लिए बीमी सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्या होता है? MLT-2 हमने निकाला था, क्षेत्रफल के लिए L पावर 2, और यहां पर ये है आपका L पावर में 6। सॉल्व करिए, एक L से एक L कैंसिल हो गए, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 1, -1 और +6 मिला के क्या हो जाएगा? प्लस में 5, तो ये हो जाएगा ML पावर 5 और T पावर -2। ठीक है, ये आपका बीमी सूत्र बनेगा। ये बीमी सूत्र बनेगा आपका किसका? स्मॉल ए का। ये स्मॉल ए जो कांस्टेंट है, ए और बी क्या है? यहां पर कांस्टेंट है, ए एंड बी ये कांस्टेंट है, तो इन्हीं का हमें बीमी सूत्र निकालना था। तो हमारा ए का बीमी सूत्र आ गया। बी का बीमी सूत्र कैसे निकलेगा? फिर वही बात बोलेंगे, कौन सी बात? कि v माइनस में एन बी लिखा है, इन दोनों के बीच में माइनस आया, इसका मतलब दोनों सेम प्रकृति के होंगे, तो v का जो बीमी सूत्र होगा वही एन बी का बीमी सूत्र होगा। n नंबर है तो इसको छोड़ दीजिए, यानी कुल मिलाकर के जो b का बीमी सूत्र होगा वो किसके बराबर होगा? वो आयतन के बीमी सूत्र के बराबर। आयतन का बीमी सूत्र तो पता ही है आपको, L पावर 3 लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के हिसाब से, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो a का बीमी सूत्र यहां से आ गया, b का बीमी सूत्र यहां आ गया, और a का बीमी सूत्र यहां आ गया। ठीक है, किस कॉन्सेप्ट से हमने इसको सॉल्व किया है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी समांगता के सिद्धांत से, समांगता के सिद्धांत से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, एक आध टॉपिक और कवर कर लेते हैं। अच्छा, इसमें आपने ये जो बीमाओं की बात करी है, यहाँ पर पीछे हम लोग बीमा डायमेंशन निकाल रहे थे अलग अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटी का, यहाँ पर एक खास पॉइंट छूट गया है, उसको भी समझ लेते हैं। डायमेंशन लेस एक टर्म होता है, यहाँ हम नोट में लिख दें, यहीं पर लिख देते हैं, नोट में यहीं पर लिख देते हैं। कभी भी एक बात ध्यान रखना है आपको, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और उनका रेसिप्रोकल। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा दूसरा आप कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं? जैसे कि लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे कि लॉग एक्स, लॉग वाई, लॉगरिथमिक फंक्शन। और फिर कहीं पर भी लिखा हुआ है अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये सब क्या होते हैं? ये सब के सब डायमेंशन लेस होते हैं। ये क्या होते हैं? ये सब डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन लेस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, ये पूरा डायमेंशन लेस होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन यानी log x, log 2x, log 3x, ये सब कांस्टेंट होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x, e पावर 2x, ये सब क्या है? ये सब डायमेंशन लेस हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे अगर हमने लिखा साइन थीटा की बात करें, जैसे कि हम log x की बात करें, जैसे हम e पावर x की बात करें, ये सब क्या है? ये सब डायमेंशन लेस हैं। अब एक बात आप बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि ये सब के सब डायमेंशन लेस हैं, अगर ये सब के सब साइन थीटा, log x और e पावर x ये डायमेंशन लेस हैं, तो भाई साइन थीटा में
जो थीटा होगा वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस ही होगा। अगर पूरा साइन थीटा डायमेंशनलेस है, इसका मतलब थीटा भी डायमेंशनलेस ही होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि इसका डायमेंशन था और इसकी वजह से वो डायमेंशन चला गया। लॉग एक्स में जो एक्स है वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस ही होगा, क्योंकि पूरा पार्ट डायमेंशनलेस है। और ई पावर एक्स में जो एक्स है वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक्स का डायमेंशन हो और ई पावर एक्स का डायमेंशन ना हो। ई के पावर करने की वजह से डायमेंशन में चेंज नहीं आएगा। तो ये अगर पूरा डायमेंशनलेस है, यानी इसमें जो थीटा है, इसमें जो एक्स है वो भी क्या है, डायमेंशनलेस ही है। यानी कभी भी ध्यान रखना है, कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाए, ई के पावर में कुछ भी लिखा हो, ई के पावर में माइनस टी अपान आरसी, जैसे आप चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस में टी अपान में आरसी। ऐसा नहीं है कि एक्सपोनेंशियल में टी लिखा है, आर लिखा है, सी लिखा है तो डायमेंशन आएगा, नहीं नहीं। अगर ये पूरा डायमेंशनलेस है, आप तो कह रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशनलेस होते हैं, तो अगर ये पूरा डायमेंशनलेस है तो यानी इसका पावर जो है वो भी डायमेंशनलेस ही था, वो भी डायमेंशनलेस था, तभी पावर के साथ पूरा डायमेंशनलेस हुआ। ये ध्यान रखना है। अगर किसी इक्वेशन में कुछ ऐसा आ गया कि log x करके कुछ आ गया, तो उसमें log के अंदर कुछ भी लिखा हो वो डायमेंशनलेस ही होगा, ये बात की गारंटी है। यानी जो log निकलता है ना, वो प्योर नंबर का निकलता है, किसी नंबर का log निकलता है। जो एक्सपोनेंशियल पावर हम कर रहे हैं वो भी किसी नंबर का होता है, यहाँ पावर 2 3 4 कुछ भी लिखिए। और जो हम साइन कॉस टेन निकालते हैं, जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं, वो भी नंबर का ही निकलता है भाई। साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, तो वो डिग्री क्या है, वो एक एंगल है, और एंगल डायमेंशनलेस होता है। कोण क्या होता है, विमाहीन होता है। तो ये ध्यान रखना आपको कि ये फंक्शंस अगर डायमेंशनलेस है तो इनके अंदर जो टर्म यूज हो रहा है वो भी क्या होंगे, डायमेंशनलेस। कई ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंशियल टर्म को क्या करेंगे, डायमेंशनलेस करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल टर्म को हम डायमेंशनलेस करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद वैसे तो है हमारा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, बट वो टाइम टेकिंग है। 7:30 बज गए, अगली क्लास का टाइम हो रहा है। कोई और छोटी मोटी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे आप कोई और एक चीज आप जैसे ये नोट कर लीजिए कि कौन कौन से बीमी सूत्र आपको याद रखना चाहिए। ये तो हमने आपको बता दिया इस तरीके से। कौन कौन से डायमेंशन आपको याद रखने चाहिए ये आपको बता रहे हैं, इसी के साथ इसको खत्म करना है। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का टॉपिक बचेगा, और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन और न्यूमेरिकल फिर हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में 40-45 मिनट लगेगा, और उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स होंगे, चूंकि हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन कल ही पढ़ेंगे तो उसका न्यूमेरिकल तुरंत बहुत जल्दी जल्दी होगा। और रही बात डायमेंशन की भी, तो यहाँ के न्यूमेरिकल करने में बहुत टाइम नहीं लगता है, सिर्फ हम आपको कुछ वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स दिखाना चाहते हैं, तो वो हम अगली क्लास में आपको दिखाएंगे। तो डायमेंशन लेस डायमेंशन जिनका हमें डायमेंशनल फार्मूला जिनका हमें याद रखना चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। कभी भी ये आपको याद होना चाहिए, समझ समझ करके तो आप सब निकाल लेंगे, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनको रटना भी जरूरी होता है, वहां बहुत समझदार बनने से टाइम लॉस होता है। ठीक है ना, तो रटने वाला जो बीमी सूत्र है वो यही है कि वेग का यानी वेलोसिटी का बीमी सूत्र आपको याद रखना चाहिए। वेलोसिटी या स्पीड वाला कितना होता है, ये LT-1 होता है, ये याद होना चाहिए। इसके अलावा एक्सेलरेशन की अगर बात करें, त्वरण की बात करें, तो त्वरण का बीमी सूत्र भी आपको एकदम रटा होना चाहिए, कोई सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम फार्मूला लिखेंगे फिर बताएंगे। नेक्स्ट आपका होता है, जहां ऐसी जरूरत होती है वहां हम ये भी आपको बताते हैं। ऐसे भी बहुत सारे सिचुएशन आएंगे जिसमें हम आपको कहेंगे कि भाई इसको दिमाग में इसका लोड लेने की जरूरत नहीं है, इसको मत याद रखिए, इसको मत याद रखिए, 1 सेकंड लगेगा इसका आंसर आ जाएगा। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर याद करना ज्यादा जरूरी होता है, वहां हम आपको रिकमेंड भी करेंगे कि आप याद करिए। तो इसको आप याद करिए, ये उस कैटेगरी का है, इसको याद करिए। यहाँ लोड लेना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं करना है कि इसको हम निकालेंगे फार्मूला लिख करके। फोर्स यानी बल का अगर आप देखें तो ये होता है MLT-2, और इसके बाद में आपका क्या होता है, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन का बीमी सूत्र क्या होता है, सॉरी एक्सेलरेशन पहले लिखना चाहिए, एक्सेलरेशन हो गया है भाई, वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स, और यहाँ पर नेक्स्ट है आपका वर्क, वर्क या एनर्जी कह लीजिए। तो वर्क या एनर्जी का बीमी सूत्र यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ML2 और T-2। ठीक है, ML2 और T-2। एक चीज और आपको बताते हैं, एक टर्म होता है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं, टाइम कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है टाइम कांस्टेंट के दो फार्मूले होते हैं, एक आपका ये वाला टाइम कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, यानी प्रेरक समय नियतांक, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, इंडक्टर के केस में होता है ये फार्मूला।
ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन इंडक्टर। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट यानी टाउ एल होता है, ये होता है आपका एल अपान आर। और एक होता है कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, बहुत पूछते हैं इसको, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट बार बार रिपीट होता है ये कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, इसको हम टाउ सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आर इंटू सी के बराबर फार्मूला होता है। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों के दोनों क्या है, टाइम कांस्टेंट है, यानी समय नियतांक है। अगर ये समय नियतांक है तो ये एक तरह का समय होता है। असल में समय नियतांक ये क्या है, एक तरह का समय होता है। और अगर ये एक तरह का समय है तो इसका मात्रक सेकंड में होगा, और इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा कैपिटल टी। तो ये बड़ी सिंपल बात है कि समय नियतांक दोनों में से कोई भी आ जाए, चाहे एल अपान आर हो जाए, चाहे आर इंटू सी हो जाए, इन दोनों का मात्रक होगा सेकंड, और इन दोनों का बीमी सूत्र क्या होगा, कैपिटल टी होगा। ये कहां पर यूज होते हैं फार्मूले, तो देखिए ये जो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट है, ये इंडक्टर के अंदर जब करंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस में टाउ अपान में माइनस में टी अपान में टाउ होता है। टाउ मतलब टाउ एल होता है। ये हुआ ग्रोथ ऑफ करंट। और डीके ऑफ करंट का फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, 1 माइनस में ई पावर माइनस में टी अपान में टाउ एल। ये फार्मूले होते हैं, इसी फार्मूले में ये टर्म यूज होता है। ये फार्मूला आगे जरूरत पड़ेगा तो हम डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर में, कैपेसिटर जब चार्ज और डिस्चार्ज होता है तो उसका भी इस टाइप का फार्मूला होता है। यहाँ करंट के फॉर्म में है, यहाँ चार्ज के फॉर्म में। तो Q इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस में टाउ अपान में टाउ सी, ठीक है ना, एल टी अपान में टाउ सी, और Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, और ब्रैकेट में है 1 माइनस में ये है टी पावर में क्या, ई पावर माइनस में टी अपान में टाउ सी। तो इसका फार्मूला इस टाइप के है। तो ये कैपेसिटर में दो फार्मूले हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, और इंडक्टर में दो फार्मूले हैं, ग्रोथ एंड डीके। उन्हीं फार्मूले में यहाँ देखिए टाउ एल आ रहा है, यहाँ पर टाउ सी और टाउ सी आ रहा है। तो ये टाउ सी का मतलब आरसी, इस टाउ एल का मतलब एल अपान आर। इनको हम समय नियतांक बोलते हैं। इनका मात्रक सेकंड होता है, और इनका जो बीमी सूत्र होता है वो टी होता है। ठीक है, इतने बीमी सूत्र आपको क्या करने हैं, इनको याद रखने हैं, इनको आपको याद रखना है, इनको हमेशा एकदम रटा होना चाहिए। याद करना नहीं, याद रखना है, ठीक है। अभी मेंस का चक्कर छोड़ दीजिए, एकदम मेंस को भुला जाइए, इसीलिए हमने ये बात पहले भी आपको लोगों को बताई थी, ठीक है। मेंस के बारे में प्री के बाद सोचेंगे। आपका देखिए, जो इतनी सी बात है कि जिनका लैंग्वेज इंग्लिश है वो इंग्लिश में लिखेंगे, जिनका लैंग्वेज हिंदी है वो सारी बातें हिंदी में लिखेंगे, लेकिन टर्मिनोलॉजी आप इंग्लिश में यूज कर सकते, वो इंप्रेसिव होता है, ठीक है ना। जैसे कोई टर्म आ गया और हिंदी में आपने उसको लिखा है, तो उसको आप ब्रैकेट में अगर इंग्लिश में लिख देते हैं तो वो ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे टर्म होते हैं जिनका हिंदी एग्जैक्ट नहीं होता है। जैसे कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, उसका वही हिंदी आप देखेंगे सिलेबस में भी लिखा हुआ है। तो ऐसे में अगर इसकी हिंदी पता हो और इंग्लिश पता हो तो वो अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। बाकी जिनका इंग्लिश है वो तो इंग्लिश लिखेंगे पूरा, और जिनका हिंदी है मतलब आपको पूरा अपना हिंदी ही लेके चलना है, इंग्लिश के टर्म बीच बीच में यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी आप मेंस का चक्कर बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि प्री ही आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, सच्चाई यही है, प्री बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अभी समय भी कम है, अभी सिर्फ और सिर्फ प्री के ऊपर फोकस करना है। प्री पूरा हो जाएगा फिर हम मेंस ओरिएंटेड बातचीत करेंगे, अगर समय रहा एग्जाम से पहले तो, अदरवाइज एग्जाम प्री का होने के बाद मेंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अब आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और इसमें जो एक टॉपिक रह गया आपका एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन और यूनिट और डायमेंशन टॉपिक के न्यूमेरिकल्स, इसको हम कल वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड नाइट।